Hello class. Now class, we are done with 7 lectures of optics. Last time हमने MCQs कंटिन्यू किए थे एंड वी डिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी थे, कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखे हमने और कुछ सिंपल MCQs भी किए. सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू द MCQs, यू हैव अंडरस्टूड द MCQs. और जो लेवल 1 के क्वेश्चन है, लेवल 2 के क्वेश्चन है, यू हैव स्टार्टेड सॉल्विंग. जब जूम लेक्चर होगा तो हम उसका डाउट्स वगैरह करेंगे. सो जब भी आपका जूम लेक्चर शेड्यूल होगा उसके पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब सॉल्व कर लो. ठीक है, चलो क्लास, मूविंग ऑन टू द MCQ पार्ट. हमारे कुछ MCQs बाकी है और उसके साथ कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट बाकी है. सो वही कॉन्सेप्ट को लेके हम MCQ सॉल्व करते हैं और कंप्लीट करते हैं MCQs को, प्लस जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बाकी है उसको. तो फर्स्ट पार्ट हमारा आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ सेकेंड पार्ट, रे ऑप्टिक्स. समझ में आ रहा है? सो क्लास, अभी नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्लास, अगर याद हो तो लास्ट टाइम जब लेक्चर कंप्लीट किया था मैंने, तो लास्ट में मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, एक पॉइंट बताया था, एंड दैट पॉइंट वाज कि अगर एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म के पहले सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, दैट इज I इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू 0 रे ऑफ लाइट एंटर करेगा फर्स्ट सरफेस से प्रिज्म में और जाके सेकेंड सरफेस पे हिट करता है. फॉर सेकेंड सरफेस इफ वी वांट नो इमर्जेंस, बाहर नहीं निकलना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए. बोलो वापस पूरा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो फॉर सेकेंड सरफेस टेल मी क्या होगा? I will be greater than IC. yes or no? सो वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस है, वो हमको करना है. चलो नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. सॉरी 15 नहीं, 15 16 बाद में करता है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. अब देखो क्लास, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? ACB is a right angle glass prism of a refractive index 1.5. Angle A, angle B and angle C are 60 degree, 30 degree and 90 degree respectively. A thin layer of a liquid is on the face AB for a ray of light which is incident normally on AC to be totally reflected at AB. The refractive index of the liquid ऑन AB shall be. क्वेश्चन समझता है? एक प्रिज्म दिया है, वो प्रिज्म के लिए तीनों एंगल दिया है, 30 60 90 वाला प्रिज्म है. ये ट्रायंगल क्या बन रहा है? 30 60 90. AB सरफेस पे एक लिक्विड है और लाइट को इंसिडेंट किया है नॉर्मली, प्लस सेकेंड सरफेस पे ये चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? जो हमने केस लिखा है उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि पहले सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंस, सेकेंड सरफेस पे इमर्जेंस नहीं होना चाहिए, TIR होना चाहिए. यू नो द कंडीशन, I विल बी ग्रेटर देन IC. सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अभी, अगर आपको कंडीशन समझ गया तो देखो अभी यहाँ पे मान लो इफ आई कंसिडर क्वेश्चन नंबर 17 में, ध्यान देना है अभी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट ही है. ऐसा प्रिज्म है, like this. ये ऐसा, बोलो ये कितना होगा? 90. सो 90 किसको दिया है उन्होंने? 90 इज फॉर व्हाट? 90 is for C. So this is C. If I take this as A, this is B. Yes or no? What is angle A here? Angle A has to be taken as 60. Angle B has to be taken as 30. तो ये है 60, ये है 30. ऐसा हमको इंफॉर्मेशन दिया है. सो ये है हमारा प्रिज्म 30 60 90, ऐसा काम करने वाला है. अभी एक और डेटा दिया है कि सरफेस AB पे लिक्विड है, लिक्विड इधर. सो ऐसा है, लिक्विड है इधर, समझ में आ रहा है? सो ये सरफेस AB पे लिक्विड रखा है, ऐसा ड्रॉप्स है उसके ऊपर, ऐसा कंसिडर कर सकते हो. ऐसा फ्लो होके नीचे नहीं आ जाएगा भाई,
समझ में आ रहा है? सो द लिक्विड इज ऑन सरफेस ए बी। नेक्स्ट क्लास, अब आगे बोलो क्या बोला है कि सरफेस एसी पे वो इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, मान लो ऐसा। सो कहना इसे यहां पे आई क्या होगा 0, तो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट आई इक्वल टू 0, दिस विल बी व्हाट आर इक्वल टू 0, यस और नो। सो ये अंदर एंटर कर गया। बोलो अभी सेकेंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म पे जाके हिट करता है तो ये क्या होगा, नॉर्मल, यस और नो। सो बोलो यहां पे अब दे वांट देयर शुड बी नो इमर्जेंस, देयर शुड बी व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ऐसा, इस तरीके से। बोलो तो यहां पे ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकेंड सरफेस। अरे यस और नो, दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकेंड सरफेस। ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यू नो फॉर रिफ्लेक्शन आई विल बी इक्वल टू आर। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? और बोलो क्योंकि यहाँ पे टी आई आर हो रहा है, टी आई आर होना चाहिए। सो बोलो आई किसके, फॉर टी आई आर। कैन आई से आई विल बी ग्रेटर देन आई सी। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है क्या? बोलो अंदर वाला मीडियम ये कौन सा है, दिस इज ग्लास, एंड ये वाला क्या है, लिक्विड। इट हैज टू पास थ्रू, मतलब ये जो मीडियम है जिसपे वो हिट कर रहा है वो कौन सा है, ग्लास। लिक्विड का इंटरफेस है ना, सो इट इज ट्राइंग टू पास थ्रू लिक्विड, बट क्या हो रहा है, टी आई आर। सो क्लास इट इज गोइंग फ्रॉम, फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस इट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू लिक्विड। तो बोलो ग्लास क्या है, मीडियम 1, लिक्विड क्या है, मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ1 दैट इज μg। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ2 दैट इज μl। क्या बोल रहे हो भाई, समझ रहा है क्या? नेक्स्ट इज क्लास, अभी आगे बात करते हैं। बोलो ये समझा सबको, इज दिस क्लियर, द कंडीशन विच आई हैव टेकन हियर। बोलो अभी आई ग्रेटर देन आई सी है, बोलो इन दोनों को साइन का वैल्यू दीजिए, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आई सी। यू नो द फॉर्मूला, साइन आई सी इज वॉट, μ2 अपॉन μ1। बोलो what is μ2 here, μl, what is μ1 here, μg. This is what, sin IC. Next is sin I is greater than what, μl by μg बराबर है। बोलो अभी हमको क्या डेटा दिया है, they have given us रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, यस और नो। सो बोलो और हमको क्या दिया है, और क्या दिया है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और हमको यहाँ पे देखना अभी क्या होगा। बोलो इसका वैल्यू क्या दिया है, अभी ये आई देखो, हाँ आई। बोलो सेकेंड सरफेस के लिए कैन आई से, फॉर सेकेंड सरफेस, इधर देखना इधर। बोलो ये एंगल कितना है 60, तो ये कितना होगा 90 ना, तो ये कितना होगा 30। तो बोलो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना होगा 60। अरे बाबा ये 90, ये 60, ये 30। सो बोलो ये नॉर्मल है तो ये 30 है, तो ये पूरा 90 है, तो ये कितना बच गया 60, यस और नो। सो आई का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। अरे यार समझ में आ रहा है क्या आपको? सो I is 0, R is 0, here I is 60 and R वो जाने दो, I कितना है 60, दिस इज 60, 90, 30। तो बोलो ये 30 है तो ये पूरा नॉर्मल है, तो ये 90 है, तो ये जो एंगल बच गया एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 60 है। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है क्या? सो फॉर सेकेंड सरफेस व्हाट इज I 60, सो कैन आई से साइन 60, साइन 60 इज ग्रेटर देन म्यू एल अपॉन वॉट 1.5। बोलो साइन 60 क्या होता है, √3/2। ये 1.5 क्या होगा 3/2 इज ग्रेटर देन वॉट, म्यू एल। अरे यस और नो। सो बोलो ये क्या हो जाएगा 3√3/4 इज ग्रेटर देन म्यू एल। अभी ये कैलकुलेट करने का 3√3/4 का वैल्यू। सो बोलो कैन आई से म्यू एल
will be what? Less than 1.29. तो जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.29 से कम होना चाहिए, इक्वल नहीं है, कम होना चाहिए। बोलो कौन सा ऑप्शन? इफ यू लुक एट द क्वेश्चन देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज लेस देन 1.29, दैट इज म्यू एल विल बी 1.2 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। क्या बोलते हो भाई, समझ रहा है क्या? सो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है क्लास। जब ये प्रिज्म होगा, नॉर्मल इंसिडेंस होगा, एक सरफेस पे आई इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0, सेकेंड सरफेस पे बोला है कि नो इमर्जेंस, नो गोइंग आउट ऑफ द प्रिज्म, there should be total internal reflection. You have to consider I greater than IC, then substitute, then solve, you will get your answer. This is question number 17. Next is class question number 18. बात करते हैं about question number 18, a very important question. GW में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला है, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन, पहले इसका डायग्राम में बनाता हूँ। यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे एक राइट एंगल प्रिज्म दिया है ऐसा, लाइक दिस, ऐसा कुछ प्रिज्म दिया है, और हमको ना ये वाला जो एंगल दिया है ना यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये थीटा दिया है ऐसा, और इसके साथ एक ग्लास स्लैब कनेक्टेड है ऐसा, लाइक दिस। लाइक दिस, लाइक दिस, यस और नो? सो नाउ क्लास, यहाँ पे क्या है? दिस इज ए, दिस इज व्हाट आई थिंक दिस इज, इसको मैं कंसिडर करूँगा। सो हमको डायग्राम में ऐसा दिया, अभी ये बी है, दिस इज ए एंड दिस इज सी, दिस इज व्हाट? दिस इज डी एंड दिस इज ई। इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 6/5। 1 2 कौन सा है बाद में डिसाइड करता है। अब क्लास हमको ना एक इन्फॉर्मेशन दिया है ऐसा कि थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ, ऐसा कुछ हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 3/5, सॉरी दिस इज 37, ऐसा बोला है हमको। मतलब साइन 37 कितना है? 3/5। क्लास ये इन्फॉर्मेशन देखो कैसे आता है। क्लास में स्कूल टाइम पे ना एक ऐसा ज्योमेट्री में एक ऐसा ट्राइंगल पड़ा होगा, 3 4 5 ट्राइंगल बोलते हैं उसको, ट्राइंगल ऑफ वैल्यू 3 4 5, मतलब एक साइड का वैल्यू 3 होगा, दूसरे साइड का वैल्यू 4 होगा, और तीसरे साइड का वैल्यू 5 होगा। और 5 किसका होता है? उसके हाइपोटेनस का। राइट एंगल प्रिज्म के लिए होता है ये, यस और नो? समझ में आ रहा है? तो मान लो अगर मैं इसको हाइपोटेनस ना, ये इसको 5 ले रहा हूँ, इसको 4 ले रहा हूँ, और इसको 3 ले रहा हूँ। सो ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल को ना हम 37 बोलेंगे, और ये वाला एंगल को हम 53 बोलेंगे। तो ये कौन सा एंगल है? 3 4 5 ट्राइंगल। सो दिस इज 3 4 5 ट्राइंगल हैविंग एंगल 37, 53 एंड 90 डिग्री। ये एक ट्राइंगल होता है, याद रखने का। 3 4 5 ट्राइंगल, इसका एंगल कितना है? 53, 37 एंड 90। परफेक्ट है। तो बोलो अगर इसमें मैंने साइन 37 का वैल्यू निकाला तो क्या आएगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 3/5। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? कॉस 53 बोलो यहाँ पे, अगर कंसीडर किया मैंने कॉस 37 निकाला, चलो 37 ही निकाल लिया, तो कॉस 37 क्या होगा? एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस विच विल बी व्हाट? 4/5। 53 का जाने देता है, समझा? तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलता है। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या आपको? चलो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। हमको बोला है कि यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया। आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन सेज इन द फिगर ABC is the cross section of a right angle prism and ACDE is the cross section of a glass slab, the value of theta, ये वाला theta का value, so that the light incident normally on the face AB does not cross the face AC is. So class, ये क्वेश्चन में सबसे पहले तो सरफेस AB पे एक रे को इंसिडेंट किया है नॉर्मली, लाइक दिस,
समझना मेरी बात को, ये ऐसा लाइक दिस। सो ये आई क्या होगा, 0। परफेक्ट है। सो क्लास अभी आई 0 है, ये सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इट इज इंसिडेंट नॉर्मली। बोलो आगे क्या होगा, बोलो अभी क्या होगा, दिस विल पास विदाउट एनी डेविएशन, ऐसा बराबर है। अब क्लास वो जाके हिट करेगा सरफेस AC पे, इट विल हिट द सरफेस AC एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑन सरफेस AC, वो रीड करो। ऐसा बोला है कि ये जब सरफेस AC पे हिट करता है तो वो प्रिज्म से ये ग्लास स्लैब में नहीं जाना चाहिए, वो यहां से यहां क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो इमर्ज आउट नहीं करना चाहिए। बोलो अगर वो इमर्ज आउट नहीं करेगा, वो बाहर नहीं जाएगा तो वापस जाएगा ना, और वापस जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू परफॉर्म व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इफ दिस इज द नॉर्मल फॉर दिस पर्टिकुलर सरफेस AC, तो बोलो ऐसा जाएगा, ऐसा लाइक दिस। अरे यस और नो। सो व्हाट इज इट परफॉर्मिंग, इट इज परफॉर्मिंग TIR। BC पे क्या होगा उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ AC से है। सो बोलो ये आया TIR किया, उसको नहीं क्रॉस करना है, नहीं क्रॉस करना है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। और बोलो अगर TIR कर रहा तो ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। सो अगर ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सो दिस एंगल यर ऐसा, ये एंगल has to be what, greater than IC. So what do we say for TIR, I will be greater than IC. This will be our condition. जैसे मैंने पहले भी बोला है कि if it is incident normally on one surface and on the second surface, we don't want any emergence, we want TIR, I will be greater than IC for second surface. अरे yes or no? So class अभी देखो ये एंगल थीटा है, तो बोलो ये एंगल 90 है, अरे तो ये एंगल भी 90 होगा। बोलो ये थीटा, ये 90, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो बोलो ये एंगल क्या होगा, ये दिस विल बी अगेन थीटा ना। सो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर सेकेंड सरफेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर सेकेंड सरफेस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी व्हाट, 90 माइनस थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लास, देखो इधर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यस और नो। सो यहां पे आई विल बी व्हाट, 90 माइनस थीटा, एंड दिस एंगल हैज टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, हैज टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो दैट क्या हो, TIR होना चाहिए। सो यहाँ पे TIR होगा तो वो क्रॉस नहीं करेगा। TIR नहीं होने के लिए कंडीशन क्या, I ग्रेटर देन IC। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बना रहा है वो क्या है, 90 माइनस थीटा। वी वांट टू फाइंड दिस थीटा का कंडीशन। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट क्लास, अब आगे बढ़ते हैं कंडीशन के साथ। बोलो ये कंडीशन में भी क्या दिया है, बोलो इस अगर दोनों यहाँ पे मैंने साइन अप्लाई किया तो साइन I विल बी ग्रेटर देन साइन IC, क्या बोलते हो, बराबर है। बोलो साइन I कितना है, 90 माइनस थीटा विल बी वॉट, μ2 अपॉन μ1, सब पता है आपको। बोलो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखो डिसाइड करते हैं मीडियम 1 एंड मीडियम 2, देखते जाओ फटाफट। बोलो मीडियम 1 क्या है, दिखा, प्रिज्म। मीडियम 2 क्या है, स्लैब। तो बोलो इसका μ1, ये μ1 होगा ना 3/2, μ2 इज वॉट 6/5, दिस इज वॉट। बोलो किसका रिफ्रैक्टिवनेस ज़्यादा है, फर्स्ट का ना, तो ये डेंसर, ये रेरर, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये हमने कंडीशन कंसिडर किया है, तभी तो क्या होगा, TIR। एम आई क्लियर। बोलो अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया अगर दोनों का वैल्यू, तो बोलो μ2 क्या है 6/5, ये क्या है 3/2, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी ग्रेटर देन वॉट। बोलो ये ऊपर जाएगा 12/15, तो कहना से कॉस थीटा विल बी ग्रेटर देन वॉट, 4/5। अरे तो कॉस, देखो 4/5 दिखता है इधर, 4/5 क्या होता है, कॉस 37। सो कॉस थीटा विल बी वॉट, ग्रेटर देन कॉस 37। इसीलिए ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये हमको मिल रहा है हमारा रिजल्ट, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन कॉस 37। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा,
सो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन कॉस 37. अंडरस्टैंड द स्टेप. तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा इट विल बी थीटा इज लेस देन 37 डिग्री. कॉस थीटा इज ग्रेटर देन कॉस 37, थीटा विल बी लेस देन 37 डिग्री. सर कैसे? तो समझो, जब कॉस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस थीटा, सो जब थीटा 0 से 90 बढ़ता है तो उसका वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज होता है. क्या होता है? डिक्रीज, कम होते जाता है. कॉस 0 1, यस और नो. फिर अगर मैं कॉस 30 दूंगा तो और कम, कॉस 60 हाफ, कॉस 90 क्या हो जाएगा? या ना 0 हो जाएगा. यस और नो. सो इफ आई गो फ्रॉम 0 to 90 द वैल्यू ऑफ कॉस विल डिक्रीज. तो देखो ना, यहाँ पे कॉस 37 है, तो यहाँ पे अगर ये वाला जो कॉस का वैल्यू बड़ा आने वाला है, मतलब मान लो मैंने ऐसा लिया, बोलो कॉस, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो थीटा 0 था, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 0 ना, और ये तो कॉस 37 है. परफेक्ट है. तो बोलो कॉस 0 क्या होगा? कॉस 0, बोलो कॉस 0 क्या होगा? 1 ना, और ये क्या होगा? 4/5. तो इतना 4/5 क्या होगा? 0.8. सो 1 इज ग्रेटर देन 0.8. समझा क्या? बट ये जो वैल्यू है, ये बड़ा कब आया? जब मैंने इसका एंगल 37 से कम लिया. क्या बोलने का यार. ये जो वैल्यू है ये बड़ा कब आया? जब यहां पे इसका वैल्यू, यहां पे जब मैंने एंगल छोटा लिया, 0 लिया, तब इसका वैल्यू बड़ा आया ना, और इसका वैल्यू छोटा आया. अगर ये एंगल को बड़ा करूंगा तो कॉस का वैल्यू छोटा होता जाएगा. सो कैन आई से जो एंगल लेना है यहाँ पे थीटा, वो 37 से कम होना चाहिए, तभी कॉस का वैल्यू बढ़ाएगा. जितना छोटा वैल्यू लोगे कॉस का वैल्यू बढ़ाएगा, और हमको कॉस का वैल्यू कॉस 37 से ज़्यादा चाहिए, तो थीटा का वैल्यू कम, थीटा का वैल्यू लेस. अरे येस और नो. सो मेरा आंसर क्या होगा? थीटा इज लेस देन 37. लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई मिस्टेक करता है इसके अंदर. सो कॉस 0 से कॉस 90 गया तो वैल्यू कम होगा. सो जितना एंगल छोटा उतना कॉस का वैल्यू ज़्यादा. तो मुझे कॉस का वैल्यू जो है वो कॉस 37 से ज़्यादा चाहिए, तो एंगल को 37 से कम लेना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू ज़्यादा आएगा. सो थीटा इज लेस देन 37. दिस इज माई फाइनल आंसर. द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन बी. बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है क्लासी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन. लास्ट स्टेप तक कुछ ना कुछ है. सब लोग मिस्टेक करके आए थे, थीटा इज ग्रेटर देन 37. नो, थीटा विल बी लेस देन 37. क्लियर है क्या? आई होप दिस इज क्लियर विथ यू. नेक्स्ट इज क्लास क्वेश्चन नंबर 19. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब क्लास क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि देयर इज एन आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ एंगल 120 डिग्री हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44. two parallel rays of monochromatic light enters the prism parallel to each other as shown in air as shown. The rays emerging from the opposite face. फिर हमको कंडीशंस दिया गया क्या होगा उसमें से. सो क्लास यहाँ पे एक आइसोसेलेस प्रिज्म है ऐसा. दिस इज एन आइसोसेलेस प्रिज्म. बोलो ये एंगल 120 डिग्री है, तो बोलो अगर ये 120 है तो पूरा सम कितना होना चाहिए? 180 ना, और आइसोसेलेस है तो दो एंगल कैसा होगा? सेम. सो अगर ये 120 है तो कितना बच गया? 60 ना. इन दोनों में कितना आना चाहिए? सम्मेशन कितना होना चाहिए? इसका और इसका 60 इक्वली डिवाइड होगा, तो बोलो ये कितना होगा? 30. ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह पता होना चाहिए आपको. सो दिस विल बी 30. सो दिस इज 120 30 30. बोलो कितना हो गया? 180. अरे यस और नो. अब बोलो नेक्स्ट क्या बोला है कि यहाँ पे जो रेज आ रहा है, रेज पैरेलल रेज आर इंसिडेंट यर. ऐसा आके हिट करेगा ऐसा यहाँ पे. सो ये रेज ऐसा पैरेलल आ रहा है, एक इधर आ रहा है मान लो, और एक इधर आ रहा है ऐसा, लाइक दिस. क्या बोलते हो? बराबर है. सो दिस इज वन पैरेलल रे एंड दिस इज अनदर पैरेलल रे. ये है एयर में, ये मीडियम एयर है, और ये प्रिज्म है. अरे यस और नो. बोलो अभी आगे क्या होगा? आगे हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे. अब अंडरस्टैंड करना, कहना है इसे विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस का एंगल कितना है? 90. विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस इसका एंगल कितना है? 90. नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. बोलो यहाँ पे आई क्या है? 0. यहाँ पे आई क्या है? 0. सो बोलो कैसे जाएगा?
कैन आई से इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन ना, अलोंग द नॉर्मल है भाई, तो जैसा आ रहा है वैसे ही जाएगा। सो R0, यहाँ पे भी क्या R0, सो ये R0 है, ये R0 है, ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है क्या? सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब क्लास अंडरस्टैंड करना, केयरफुली अंडरस्टैंड करना, इसमें देखो आगे क्या होगा। अब कैन आई से ये सरफेस पे जब वो हिट कर रहा है तो देखो ये जो अंदर वाला मीडियम है वो कैसा हुआ, डेंसर ना, ग्लास प्रिज्म, और ये बाहर वाला कैसा हुआ, रेरर, एयर। सो क्लास अभी यहां पे देखो कैन आई से दिस विल बी द नॉर्मल ना, ईयर, ये नॉर्मल है ऐसा, ये नॉर्मल है ऐसा। सो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, तो बोलो ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90। अरे यस और नो, आपको समझना है ऐसा। इसको बराबर कर देता हूं, दिस इज व्हाट लाइक हियर, दिस इज द नॉर्मल। सो ये इधर नॉर्मल है, ये इधर नॉर्मल है। टेल मी क्लास, हाँ अभी अंडरस्टैंड करना अच्छे से। बोलो इसका ओरिजिनल पाथ क्या है, यही है ना, दिस इज द ओरिजिनल पाथ लाइक दिस, इट शुड गो लाइक दिस। ओरिजिनली ऐसे जाना चाहिए हमारे हिसाब से, यहां पे भी ओरिजिनली ऐसे जाना चाहिए हमारे हिसाब से, ऐसा ऐसा कुछ जाना चाहिए ये। अब बोलो ये एंगल 90 है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना होगा 60, तो बोलो ये एंगल वापस कितना होगा, दिस विल बी 30 डिग्री। बोलो यहाँ पे भी ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है, तो बोलो ये भी कितना होगा, दिस विल बी व्हाट 30 डिग्री। सो बोलो ये दोनों के लिए यहाँ पे ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे yes or no, so here the angle of incidence is 30, here the angle of incidence is 30 for the second surface to inclined surface, जिनके बीच में एंगल कितना है 120। समझ में आ रहा है क्या भाई? अब ओरिजिनली ऐसे जाना चाहिए, बट बोलो कैन आई से नाउ दिस लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन द सेकंड सरफेस, बोलो इट इज चेंजिंग द मीडियम ना, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर। कहां से कहां जा रहा है, डेंसर टू रेरर, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। दिखता है तो वो लोग किधर बेंड करेगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना। बोलो डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, किसके लिए, फॉर सेकेंड सरफेस। तो बोलो ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल। अब ध्यान से सुनना आगे क्या होगा। बोलो ये ओरिजिनली ऐसे जाना चाहिए, दिस इज पाथ ऑफ रे एंड दिस इज नॉर्मल। बोलो कहां जाना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, ये रे है, ये नॉर्मल है, ये रे है। बोलो कहां जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो किधर डेविएट होगा ये, इट विल डेविएट डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, इट हैज टू गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये कैसा डेविएट होगा, इट विल डेविएट डाउनवर्ड्स। किधर जाएगा, डाउनवर्ड्स, ऐसा। यार समझ में आ रहा है आपको। बोलो यहां पे ये नॉर्मल है, ये पाथ है, ये नॉर्मल है, ये पाथ है, ये नॉर्मल है, ये पाथ है। सो बोलो ये क्या होगा, इट शुड गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बोलो किधर जाएगा, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स। बोलो इसका उल्टा होगा ना, तो ये किधर जाएगा, अपवर्ड्स। तो इसका डेविएशन अभी किधर होगा, डाउनवर्ड्स, इसका डेविएशन किधर होगा, अपवर्ड्स। बोलो दोनों का आई सेम है, दोनों का मीडियम सेम है, सब कुछ सेम है ना, दोनों रे के लिए सब कुछ सेम है, तो दोनों का डेविएशन भी कैसा होगा, सेम। अरे यस और नो, तो देखो ये ऐसे डेविएट हुआ लाइक दिस, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सी दिस केयरफुली, ये गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस, और ये भी गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। बोलो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल कर रहा है ऐसा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल कर रहा है ऐसा। बोलो कैन आई से ये पॉइंट पे कहीं ना कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेगा। मान लो वो ये पॉइंट है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है,
यस और नो। तो मान लो ये जो एंगल इनके बीच में बन रहा है, दिस इज व्हाट थीटा। समझ में आ रहा है क्लास? दिस इज व्हाट थीटा। क्लास बोलो ओरिजिनल पाथ ये था पर ये डेविएट हो गया, तो बोलो ये क्या है? इसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो ये क्या है? इसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन। तो बोलो दिखता है ऑल्टरनेट एंगल। सो ये क्या होगा? इतना पार्ट इसमें से डेल्टा, दूसरा पार्ट डेल्टा, तो बोलो थीटा किसके इक्वल होगा? 2 डेल्टा। ये समझो यार, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ड्रॉ करता हूँ मैं, ऐसा अगर यहाँ से ऐसा लाइन एक्सटेंड किया ऐसा, है ना, तो दिख रहा है ऑल्टरनेट एंगल ऐसा, तो ऊपर का पार्ट भी डेल्टा, नीचे का पार्ट भी डेल्टा। अरे यस और नो? सो थीटा किसके इक्वल होगा? 2 डेल्टा। हमको ये दोनों रे ऑफ लाइट जो इमर्ज होके बाहर आ रहा है उसके बीच में एंगल पूछा, मतलब थीटा पूछा है, विच विल बी व्हाट? 2 डेल्टा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वन सेकेंड, आई विल रिपीट इट फॉर यू। बोलो ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0, सीधा अंदर आ गया, सेकंड सरफेस पे हिट कर रहा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोलो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 30। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 30। ये मैंने कैलकुलेट किया ज्योमेट्रिकली। अब बोलो डेंसर से रेयर जा रहा था अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बोलो फर्स्ट रे किधर जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल, ये पाथ, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल, ये पाथ, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो बोलो दोनों में अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, दोनों के लिए सब कंडीशन सेम है, तो दोनों में जो बेंडिंग होगा वो भी कैसा होगा? सेम। सो ये भी एंगल डेल्टा से बेंड हुआ, ये भी एंगल डेल्टा से बेंड हुआ। बोलो बेंड होने के बाद जब ये ट्रैवल करेगा तो कहना ऐसे एक पॉइंट पे मीट करेगा, और जो पॉइंट पे वो मीट कर रहा है, सो कहना ऐसे एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू इमर्जिंग रेस। वो एंगल थीटा कितना है ये फाइंड आउट करना है। बोलो ये डेल्टा है तो ये एंगल कितना होगा? ऊपर का डेल्टा। ये एंगल डेल्टा है तो ये एंगल नीचे का कितना होगा? डेल्टा। ऑल्टरनेट एंगल। सो टेल मी थीटा विल बी व्हाट? 2 डेल्टा। दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द टू रेस, 2 डेल्टा। दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। डू यू गेट माई पॉइंट? सो अभी देखो डेल्टा क्या होगा? डेल्टा, व्हाट विल बी डेल्टा? अभी अगर बराबर से हर एक लेक्चर देखा है, पहला लेक्चर, तो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन विल बी r माइनस आई। वाई? बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, r इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई, एंगल ऑफ डेविएशन इज r माइनस आई। समझ में आ रहा है क्या भाई? डू यू अंडरस्टैंड दिस क्लास? अब बोलो I हमको पता है, व्हाट इज I? 30। वी डोंट नो व्हाट इज R। तो देखो R अभी हम लोग किससे फाइंड आउट करेंगे? बाय स्नेल्स लॉ। खत्म होने पे हाँ क्वेश्चन देखने का बराबर। μ2 अपॉन μ1 इज व्हाट? साइन I अपॉन साइन R। बोलो कहाँ से कहाँ जा रहा है वो? इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो बोलो मीडियम 1 और मीडियम 2 की अगर मैं बात करूं तो मीडियम 1 कौन है? प्रिज्म। मीडियम 2 कौन है? एयर। ऐसा लिखने का तो सिंपल हो जाता है। तो बोलो ये क्या होगा? μ1 1.44, μ2 क्या होगा? 1। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो दिस इज वॉट 1, दिस इज वॉट 1.44, दिस इज वॉट साइन 30, दिस इज वॉट R, साइन R। क्या बोलते हो भाई? समझ में आ रहा है क्या? तो बोलो साइन R क्या होगा अभी? 1.44 into half, this is 0.72. So what is R? Sine inverse of 0.72. If I substitute here, tell me delta क्या होगा? What will be delta? अरे ये समझा ना? This is what denser, this is what rarer. I'm going from denser to rarer. दिखता है इधर ये सरफेस पे। इसका नहीं बात कर रहा हूँ, इसका बात कर रहा हूँ। So if I substitute here, tell me what is R here? Sine inverse of 0.72 minus what? 30. बोलो मुझे थीटा चाहिए। What is थीटा? 2 डेल्टा। So थीटा क्या होगा? 2 into sine inverse of 0.72 minus 30 degree. This is my final answer. A very beautiful question class. ये सब समझना है अभी। ये होता है एक्चुअल फिजिक्स, एक्चुअल नॉलेज। समझ में आ रहा है? इसके पहले जो वो कर रहे थे सीधा साधा जो भी कैलकुलेशन था कैंसिल हुआ, वो सब कुछ नहीं। दिस इज फिजिक्स। ये अगर समझेगा, ये अगर आएगा, सो यू विल बी प्राउड कि कुछ आ रहा है भाई।
आई एम लर्निंग समथिंग, सो यू हैव टू, देखो कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक्स अप्लाई किया है बराबर से, इसलिए मैंने पहले ही बोला फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में, अगर आपने बराबर से देखा होगा तो आपको ये पूरा अच्छी तरीके से क्लियर रहने वाला है। बेसिक्स वीक रहा सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 19 एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन विल बी, क्या बोला है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ -30, ऑप्शन सी विथ ईच अदर। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 19, अ सुपर्ब क्वेश्चन, समझ में आ रहा है क्या। इस तरीके से सीधा पूरा हर जो बेसिक था सब अप्लाई किया और आंसर लाया। Am I clear? Next class talking about question number 21 and 22. क्लास अंडरस्टैंड माई पॉइंट वेरी वेल, बराबर ध्यान से समझना। क्लास नाउ द क्वेश्चन, ये जो 21 22 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट है फॉर ग्लास स्लैब, जो बोल रहा हूँ वो दिमाग में बिठा लेना। फॉर ग्लास स्लैब, फर्स्ट पॉइंट इज इफ द क्वेश्चन सेज TIR is going to take place. TIR is what? Going to take place. You have to consider TIR is going to take place, मतलब TIR होने वाला है, उनको चाहिए कि TIR होना चाहिए, यहाँ पे होने वाला है, होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला है, तो you have to consider I equal to IC, मिनिमम कंडीशन लेना है। मिनिमम कंडीशन क्या होता है, I equal to IC, that is just TIR। समझ में आ रहा है क्या। उनको क्या चाहिए, TIR होना चाहिए, उन्होंने बोला है। सब मिनिमम TIR करो, मतलब क्या जस्ट TIR करके भी छोड़ दो चलेगा, बाउंड्री वाला। व्हाट द क्वेश्चन सेज, दे वांट TIR। सो आपने अगर जस्ट TIR भी किया, योर जॉब इज डन ना। और जस्ट TIR मतलब मिनिमम कंडीशन, मिनिमम कंडीशन के लिए क्या होता है, I इक्वल टू IC, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर क्वेश्चन सेज TIR हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, TIR ऑलरेडी हो चुका है, सो I किससे ज्यादा होगा, I will be greater than IC, I will be greater than IC। समझ में आ रहा है। सो अगर क्वेश्चन बोलता है कि TIR होने वाला है तो I इक्वल टू IC, अगर क्वेश्चन बोलता है कि TIR हो चुका है तो I ग्रेटर देन IC। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, येस और नो। तो ये इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्लास इसी पे बेस्ड लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं अभी आपको। ये दोनों हो गए, इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन बचता है, वो सिंपल है। चलो क्लास नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 सेज इन द फिगर शोन फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री एट द टॉप सरफेस, व्हाट इज द मिनिमम refractive index needed for total internal reflection at vertical face AD। क्वेश्चन को बराबर ध्यान से रीड करो। In the figure shown for an angle of incidence 45 degree at the top surface, what is the minimum refractive index needed for total internal reflection at vertical face AD। So class अगर क्वेश्चन को ढंग से रीड करो, so tell me what do you understand, TIR is going to take place और TIR has taken place। तो बोलो यहाँ पे ये क्वेश्चन में TIR होने वाला है, होना चाहिए, मिनिमम पूछा है वहाँ पे, बराबर रीड करो। तो बोलो क्या लोगे आप, व्हाट विल यू कंसिडर, I इक्वल टू IC। सो क्लास ये बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, ये आपको आने ही चाहिए, तभी ये चैप्टर आपका सेट होगा। सो क्लास इसको सॉल्व करने कुछ बेसिक स्टैंडर्ड स्टेप्स है, वो बराबर ध्यान से देखना। बोलो भी हमको यहाँ पे क्या दिए, ये जो है ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। समझ में आ रहा है। और क्लास ये जो है ये यहाँ पे दिया है कुछ ऐसा नॉर्मल, यस और नो, और यहाँ पे ऐसा कुछ इंसिडेंट रे आएगा।
like this at an angle of 45 degree, ऐसा. This is incident ray, 45 degree. अब क्लास ध्यान देना यहाँ पे अटेंशन हियर केयरफुली. ऐसा हमको डायग्राम दिया हुआ है, हमको पूछा है कि मीडियम का मान लो बाहर का जो मीडियम है वो एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा μ1 विच विल बी इक्वल टू 1. और ये दिस इज व्हाट, दिस इज मीडियम. सो ये मीडियम है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 म्यू, ये हमको फाइंड आउट करना है. सो क्लास अभी क्या होगा, इट इज गोइंग फ्रॉम कैन आई से एयर से मीडियम में, सो रेयर टू डेंसर, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल ना, तो ऐसे बेंड हो गया लाइक दिस. और मान लो यहाँ पे आके हिट किया ऐसा, सो ये इसके लिए क्या होगा नॉर्मल ना, लाइक दिस. ये ऐसा नॉर्मल होगा, समझ में आ रहा है. तो बोलो ये क्या होगा 90, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा. बोलो ये एंगल क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना, बिकॉज दिस इज व्हाट रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज 90. अब क्लास अंडरस्टैंड करना, बोलो उनको चाहिए कि सरफेस एडी पे TIR हुआ नहीं है, होना चाहिए ये सरफेस एडी पे. तो जब ये हिट करेगा तो बोलो मैं क्या लूंगा, जस्ट TIR का कंडीशन ना, सो I इक्वल टू IC. सो हियर द एंगल विल बी I इक्वल टू IC. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. अगर बोला होता कि TIR हो चुका है तो क्या लेता, I ग्रेटर देन IC, बट TIR हुआ नहीं है, होना चाहिए, सो I इक्वल टू IC. सो क्लास टेल मी नाउ फॉर, अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया फर्स्ट स्टेप, ये वाला ट्राइंगल दिखता है, तो बोलो R प्लस IC क्या होगा 90 डिग्री. सो बोलो टेल मी व्हाट विल बी R 90 माइनस IC. दिस इज माई फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप देखना, फॉर AD सरफेस AD, टेल मी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, कैन आई से इट विल बी साइन IC 1 बाई म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ना. सो ये मिल गया मुझे सेकेंड स्टेप. थर्ड इज फॉर AB आई विल अप्लाई स्नेल्स लॉ. तो बोलो क्या होगा, स्नेल्स लॉ से बोलो क्या मिलेगा, μ2 अपॉन μ1 इज वॉट साइन I अपॉन साइन R. बोलो μ2 कितना है, अभी ये वाले सरफेस को देखो AB के लिए, तो मीडियम 1 कौन सा है, एयर. मीडियम 2 कौन सा है, मीडियम ना. सो μ2 क्या होगा, μ1 क्या होगा 1, μ2 क्या होगा म्यू. परफेक्ट है, सब्स्टिट्यूट करो. बोलो μ2 क्या है म्यू, ये क्या है 1. व्हाट इज दिस, साइन I विच इज गिवन एज 45 डिग्री. लुक एट द डायग्राम, and this is what sine of, what is R here, 90 minus IC. Can I say this becomes cos IC. So mu will be 1 by root 2 of cos IC. And what is mu here, can I say 1 upon sine IC. So 1 upon sine IC is 1 upon root 2 of cos IC. So बोला sin IC upon cos IC क्या हो जाएगा, ये अगर मैंने कंसिडर किया कि यहाँ पे आएगा और वहाँ पे आएगा, सो tan IC will be what, रूट 2 बाई 1. बोलो ये क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो यहाँ पे अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ ऐसा, तो बोलो ये एंगल क्या होगा IC. सो बोलो यहाँ पे दिस विल बी व्हाट, ऑपोजिट. कैन आई से दिस विल बी ऑपोजिट, दिस विल बी एडजेसेंट ना, तो ऑपोजिट क्या है रूट 2, ये क्या है 1. सो दिस विल बी व्हाट रूट 3. हाइपोटेनस ना, समझ में आ रहा है. सो बोलो हमको क्या चाहिए, हमको साइन IC चाहिए. सो टेल मी साइन IC क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो रूट 2 अपॉन रूट 3. पर मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए. सो बोलो म्यू क्या होता है, म्यू 1 अपॉन साइन IC. सो म्यू विल बी इसका उल्टा, कैन आई से इट विल बी वॉट, इट विल बी रूट 3 बाय 2. दिस विल बी माई फाइनल आंसर. क्लास वंस अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. 3 स्टेप पे है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप. जब भी ग्लास लैब का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है 3 स्टेप से. या तो क्वेश्चन में बोला होगा TIR होने वाला है, या तो TIR हो चुका होगा. TIR होने वाला है तो जस्ट TIR का कंडीशन I इक्वल टू IC, बिगनिंग मिनिमम कंडीशन पे छोड़ देने का, बस हो गया. सेकंड बोला TIR हो चुका है तो I ग्रेटर देन IC, उसको फिर सॉल्व करने का. बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन यही आता है. तो पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. नेक्स्ट इज क्लास क्वेश्चन नंबर 22. ध्यान देना है यहाँ पे, ऐसा ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 22 से अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD, वापस स्लैब,
of refractive index mu1 is immersed in water of refractive index mu2 such that mu1 is greater than mu2, a ray of light is incident at the surface AB of the slab as shown. The maximum value of angle of incidence alpha maximum such that the ray comes out only from the other surface CD is given by. So class, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ऐसा, like this. ऐसा कुछ है. नेक्स्ट इज ये है वॉट, ये है इसका नॉर्मल. यहाँ पे दिस विल बी वॉट अल्फा मैक्सिमम, ऐसा ये अल्फा मैक्सिमम है. नेक्स्ट इज ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1, ये वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu2. परफेक्ट क्लास. दिस इज व्हाट, दिस इज ए बी, दिस इज डी एंड दिस इज सी. हमको ऐसा बोला है कि mu1 इज ग्रेटर देन mu2, तो बोलो जो ज़्यादा होता है वो क्या, डेंसर, और ये क्या हो जाएगा, रेयर. सो दिस इज डेंसर and this is rarer. So can I say now the light is going from rarer to denser, so it will bend towards the normal. तो ऐसा bend हुआ है, ऐसा, like this. ऐसा कुछ परफेक्ट है, ऐसा बेंड हुआ और सरफेस AD पे जाके हिट किया. सो क्लास हमको अभी देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि जब वो AD पे हिट करेगा सो AD से बाहर नहीं आना चाहिए, इट शुड कम आउट फ्रॉम CD. देखो लास्ट स्टेटमेंट रीड करो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा मैक्सिमम सच दैट द रे कम्स आउट ओनली फ्रॉम द अदर सरफेस CD. सो इस पे हिट हो रहा है ना, अभी हिट किधर कर रहा है वो, AD पे, पर AD से बाहर नहीं आना चाहिए. किधर से बाहर आना चाहिए, CD से. तो बोलो AD पे क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तभी तो वो बाहर नहीं जाएगा ना. सो व्हाट डू वी वांट ऑन सरफेस AD, व्हाट शुड टेक प्लेस, TIR. और बोलो TIR हो चुका है कि होना चाहिए, इट शुड टेक प्लेस ना, यहाँ पे होना चाहिए, हुआ नहीं है. सो बोलो वंस अगेन व्हाट विल आई कंसीडर एंगल हियर, I इक्वल टू IC. अरे यार डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. सो ये होगा R और ये होगा क्या, 90. क्लास वंस अगेन ना, हमको एक ग्लास स्लैब दिया है, ये पहले बाहर का मीडियम है वाटर, अंदर का मीडियम है ग्लास. mu1 इज ग्रेटर देन mu2, ग्लास का है mu1, वाटर का है mu2. अब यहाँ पे जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया तो इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. सो रेयर टू डेंसर आएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जाके सरफेस AD पे हिट करेगा, बट सरफेस AD से वो इमर्ज होकर बाहर नहीं आना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए. मतलब क्या, CD से बाहर आना चाहिए, तो AD से बाहर नहीं आना चाहिए. मतलब AD पे वो क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्शन करके वापस आना चाहिए. दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एंड वी विल कंसिडर कंडीशन. बोलो यहाँ पे TIR हुआ नहीं है, होना चाहिए. सो होने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, मिनिमम कंडीशन. व्हाट इज मिनिमम कंडीशन, जस्ट TIR. व्हाट इज जस्ट TIR, I इक्वल टू IC. सो आई हैव कंसिडर्ड हियर I इक्वल टू IC मिनिमम. समझ में आ रहा है. सो क्लास अब बोलो फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, R प्लस IC. वंस अगेन सेम स्टेप. तो R क्या होगा, 90 माइनस IC. समझ में आया ना क्लास. TIR होना चाहिए बोला है तो मिनिमम लेके सॉल्व करना है. सेकेंड इज व्हाट, बोलो अभी फॉर वंस अगेन फॉर AD, बोलो साइन IC विल बी व्हाट, कैन आई से इट इज mu2 अपॉन mu1. ये फॉर्मूला होता है ना. तो मीडियम 1 यहाँ पे कौन सा है, ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है mu1. मीडियम 2 यहाँ पे कौन सा है, वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है mu2. सो ऊपर किसका आएगा, वाटर का, तो mu2. नीचे किसका आएगा, ग्लास का, तो mu1. दिस इज परफेक्ट, ये मुझे रिजल्ट मिल गया. थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप इज फॉर AB क्या अप्लाई करना है, स्नेल्स लॉ. सो mu2 अपॉन mu1
इज साइन आई अपॉन साइन आर। अभी मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, ए बी की, तो अभी ध्यान देना यहाँ पे, ये है फॉर ए डी एंड फॉर ए बी। ए बी को देखते हो तो लाइट जो है वो बाहर से अंदर आ रहा है, तो मीडियम वन अभी कौन है, वाटर है, और मीडियम टू अभी कौन है, ग्लास है। बट इसका रिफ्रैक्टिवनेस क्या है, म्यू टू, इसका रिफ्रैक्टिवनेस क्या है, म्यू वन, वो फिक्स्ड है क्वेश्चन के हिसाब से। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, बोलो ऊपर किसका आएगा, इट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, तो रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, ग्लास में ना। सो ऊपर किसका आएगा, ग्लास का, दैट इज म्यू वन, और नीचे बोलो इंसिडेंट किस में हुआ है, वाटर में, तो नीचे किसका आएगा, वाटर का, म्यू टू। Yes or no? What is sine I? I here is given as alpha maximum. Yes or no? And what is sine R? Can I say it as 90 minus IC? So mu 1 upon mu 2 is what? Sine alpha maximum upon cos of IC. Now class, अगर मुझे alpha maximum चाहिए तो बोलो क्या होगा, it will be what? ये उधर जाएगा, so it will be sine inverse of, बोलो sine inverse of, ये उधर गया, म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू कॉस ऑफ, बोलो यहाँ से आई सी क्या मिलेगा, आई सी, कैन आई से यर आई सी विल बी वॉट, साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू बाय म्यू वन, समझता है ना। सो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो बोलो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू बाय म्यू वन, दिस विल बी माई फाइनल आंसर अल्फा मैक्सिमम के लिए। दोनों भी क्वेश्चन क्लास सेम तरीके का है। Whenever they have given you glass slab, और वो ग्लास स्लैब पे एक सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, दूसरे सरफेस पे ऐसा बोला है कि टी आई आर होना चाहिए या तो टी आई आर हो चुका है, उसके लिए आपको क्या बोला है कि अगर टी आई आर होने वाला है तो आई इक्वल टू आई सी मिनिमम कंडीशन। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको अगर ऐसा बोला होगा कि होने वाला है, सो वो अगर आप करना चाहते हो तो आप मिनिमम कंडीशन लोगे कि जस्ट हो गया, फिर भी आपका काम हो रहा है ना, बाउंड्री कंडीशन। बट ऐसा बोला कि टी आई आर हो चुका है तो आई ग्रेटर देन आई सी, तभी होगा टी आई आर। Yes or no? So whenever the question says होने वाला है, मिनिमम कंडीशन आई इक्वल टू आई सी, तो दोनों क्वेश्चन में यही बोला है कि टी आई आर होना चाहिए, टी आई आर होना चाहिए। सो हमने क्या लिया, आई इक्वल टू आई सी, और ये 3 स्टैंडर्ड स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। क्लियर है? सो विल गेट योर आंसर। सो आई होप क्लास क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है, समझना, ये सरफेस पे इससे बाहर नहीं आना चाहिए, इधर से बाहर आना चाहिए। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो टी आई आर करके जाएगा, पर हमने क्या लिया, मिनिमम कंडीशन, कि जस्ट टी आई आर हो तो सही, टी आई आर की शुरुआत तो हो, तो वो मिनिमम कंडीशन लेके टी आई आर का शुरुआत हो जाए, फिर तो पता चल जाता है हमको कि एक बार टी आई आर का शुरुआत हो चुका है तो बाहर नहीं जाने वाला है। यस और नो? सो जस्ट टी आई आर मिनिमम कंडीशन, तो दोनों जगह पे ऐसा करके हमने सॉल्व किया है। दिस गिव्स अस द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। नाउ क्लास वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22. Next class we are left with question number 15 and 16 of classwork. But before that, एक कॉन्सेप्ट जो हमको स्टडी करना है, वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वो दोनों क्वेश्चंस है। क्लास अभी हमने स्टडी किया अबाउट प्रिज्म, हमने पढ़ा प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म किसके लिए यूज़ होगा, इट इज़ यूज टू परफॉर्म डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और जब डिस्पर्जन होगा तो उसमें क्या फॉर्म होगा, वेव ग्योर, और फिर वो जो वेव ग्योर होता है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिज्म फार्मूला। फिर थिन प्रिज्म हमने स्टडी किया, देन वी स्टडीड अबाउट एंगुलर डिस्पर्जन, एंड लास्ट वॉज डिस्पर्सिव पावर। तो ये सब हमने प्रिज्म के बारे में कर लिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अगेन बेस्ड ऑन प्रिज्म, समथिंग कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म मतलब एक से ज़्यादा प्रिज्म लेना है और कॉम्बिनेशन बनाना है, और वो कॉम्बिनेशन बना के उसको यूज़ करना है इन रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब वो कैसे होता है कॉम्बिनेशन, किधर किधर ये यूज़ होता है, व्हाट आर द यूजेस एंड ऑल, वी हैव टू स्टडी दैट। नाउ क्लास, सबसे पहला कॉम्बिनेशन, हम 2 कॉम्बिनेशन स्टडी करने वाले हैं। इन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म वी आर गोइंग टू स्टडी 2 कॉम्बिनेशंस। द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन is called as achromatic combination of prism। क्या कहा जाता है, achromatic combination of prism। वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन, हम एक से ज़्यादा प्रिज्म लेंगे और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अब हमको यही समझना है कि सर ये अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका यूज़ क्या होगा, कैसे ये बनता है। We have to discuss this in detail. Now class, जो achromatic combination होता है, this particular combination is used to eliminate an error
an error in a particular experiment. ऐसा बोल सकते हैं, it is used to eliminate an error called as chromatic aberration. मतलब क्लास हम कुछ भी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, जिसके बारे में बात करूंगा, वो एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे कुछ एरर आएगा, कुछ डिफेक्ट आएगा. वो जो डिफेक्ट होगा ना, दैट इज क्रोमेटिक एब्रेशन. वो जो डिफेक्ट कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिक एब्रेशन. एब्रेशन का मतलब होता है एरर, डिफेक्ट. अब वो किधर होता है, क्या होता है, यू विल अंडरस्टैंड नाउ. बट सबसे पहले ये याद रखो, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू एलिमिनेट क्रोमेटिक एब्रेशन, एन एरर विच इज क्रोमेटिक एरर. अभी वो क्या होगा, यू विल कम टू नो. नेक्स्ट इज अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन is used, achromatic combination is used to perform deviation without dispersion. We need to perform what? Deviation without dispersion. इसके लिए यूज होता है. बोलो क्लास, डिस्पर्जन कौन करता है? व्हाइट लाइट ना. मतलब अभी कोई एक ऐसा पर्टिकुलर केस आएगा जहां पे मुझे डेविएशन चाहिए लाइट का, बट डिस्पर्जन नहीं चाहिए. कौन से लाइट का? व्हाइट लाइट. डिस्पर्जन कौन करने वाला है? व्हाइट लाइट. सो ऐसा कोई कंडीशन आने वाला है कि जब व्हाइट लाइट कोई तो पर्टिकुलर मीडियम पे इंसिडेंट होगा तो हमको ये चाहिए कि वो डेविएट हो, बट उसका डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, स्प्लिट नहीं होना चाहिए. ऐसा क्यों हमको चाहिए? ऐसा इसका क्या रीजन है? किधर ये यूज होगा? सब अभी डिस्क्राइब करना है हमको. नेक्स्ट क्लास, ये जो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है ना, दिस इज यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस. मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूं. इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप. ये सबसे ज्यादा यूज होता है. ये जो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म होता है, इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप. सो क्लास, सबसे पहले मैंने क्या कहा अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के बारे में, कि इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट अ डिफेक्ट, an error which is called as chromatic aberration. क्या होता है, किधर होता है सर, किसकी वजह से वो होगा, we will discuss in detail. Second is a deviation without dispersion. ये हमको परफॉर्म करना है. मतलब व्हाइट लाइट एक पर्टिकुलर मीडियम पे इंसिडेंट होगा, और जब वो इंसिडेंट होगा तो हमको ये चाहिए कि डेविएशन होना चाहिए वो लाइट का, बट उसका डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए. थर्ड इज, हम ये अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन को यूज किधर करते हैं? टेलीस्कोप में. वन ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज टेलीस्कोप. उससे आपको समझ जाएगा कि इसका यूज क्या है. Now class, when I talk about telescope, so everyone knows that telescope is used to observe. telescope से हम क्या observe करते हैं? We observe celestial bodies, celestial objects. Yes or no? जो भी हम स्पेस वगैरह में देखते हैं, मून हो गया, स्टार हो गया, डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए, yes or no, इनका जो स्टडी होता है ये किससे किया जाता है? टेलीस्कोप से. Yes or no? Astronomical study, which is done by telescope. Telescope is used to study what? Celestial bodies. कि क्या है, क्या नहीं है. Now class, when I talk about celestial bodies, जब मैं celestial bodies की बात करता हूँ, so class, जब मैं टेलीस्कोप यूज कर रहा हूँ इसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो कहना है टेलीस्कोप पे क्या होगा? लेंस होगा ना. सो क्लास, टेलीस्कोप में आगे एक लेंस होता है, पीछे एक लेंस होता है. मैं एक लेंस से देख रहा हूँ और एक लेंस से रेज अंदर एंटर कर रहा है. नो क्लास, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं ना, स्टार हो गया, मून हो गया, इनसे आने वाला जो लाइट होता है दैट इज व्हाइट लाइट. कौन सा लाइट होगा? व्हाइट लाइट. अब क्लास होगा क्या कि मान लो, थोड़ा सा आप विजुअलाइज करो कि मैं टेलीस्कोप से कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी को देख रहा हूं. मान लो मैं एक स्टार को देख रहा हूं, तो वो स्टार से आने वाला लाइट कैसा होगा? व्हाइट लाइट. अब क्लास, वो व्हाइट लाइट आके कैन आई से टेलीस्कोप के लेंस पे इंसिडेंट होगा, और क्लास आगे वाले लेंस पे, जैसे वो लेंस पे इंसिडेंट होगा, कैन आई से वो जो व्हाइट लाइट है एक पर्टिकुलर मीडियम में, एक पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रहा है ना. सो क्लास, हमने स्टडी किया है ना कि जब भी व्हाइट लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट होता है, व्हाइट लाइट जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगा, बोलो उसका क्या होगा? डिस्पर्जन. यस और नो? तो देखो ना, ये लेंस भी तो एक मीडियम है ना, ट्रांसपेरेंट, तो उसमें उसका क्या होगा? डिस्पर्जन. सो क्लास, डिस्पर्जन होगा तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होगा, और क्लास वो लेंस से 7 डिफरेंट कलर्स आएंगे, 7 डिफरेंट कलर की रेज आएगी. और क्लास, कहना से मैं जहां से देख रहा हूं, तो कहना से वो 7 डिफरेंट कलर्स की रेज मेरे आंखों में जाएगी ना, मेरे रेटिना पे हिट करेगी. और क्लास, जब ये 7 डिफरेंट रेज मेरे रेटिना पे हिट करती है, तो बोलो 7 डिफरेंट कलर्स विद 7 डिफरेंट वेवलेंथ
मेरे रेटिना पे हिट करे तो बोलो कितने इमेज फॉर्म हो गए? देयर विल बी 7 डिफरेंट इमेजेस ड्यू टू 7 डिफरेंट कलर्स। और ये जो इमेजेस हो गए ना, ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो गए और इस तरीके से क्लोज हो गए, एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। तो बोलो मुझे इमेज कैसे दिखाई देगा? द इमेज विल बी ब्लर्ड और शार्प, इट विल बी ब्लर्ड। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो तो वाइट लाइट इंसिडेंट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। बोलो उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है पहले तो ब्लर है, और जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की तरह होगा कि अलग होगा? इट विल बी डिफरेंट ना। सो मुझे जो इमेज चाहिए, मुझे जैसा वो दिखाई देना चाहिए, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। आई वॉन्ट टू सी द स्टार एज इट इज, बट ड्यू टू डिस्पर्जन विद लेंस दिस इज नॉट पॉसिबल। द इमेज इज ब्लर्ड, द इमेज का जो पैटर्न आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो अलग है। सो मेरा जो स्टडी होगा वो रॉन्ग होगा ना, मेरा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो रॉन्ग होगा। सो मैं जो भी कर रहा हूँ इट इज गोइंग रॉन्ग। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट क्लास? तो जब भी व्हाइट लाइट टेलीस्कोप के लेंस पे इंसिडेंट होता है, डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन होने के बाद 7 डिफरेंट कलर्स आता है, तो 7 डिफरेंट रेज आ रही है, और ये 7 डिफरेंट रेज जाके आई के रेटिना पे हिट करता है। सो वो क्या फॉर्म करेगा? 7 डिफरेंट इमेजेस। एक रेड गया, फिर वायलेट गया, फिर ऐसा बोल सकते हैं ब्लू गया, इंडिगो गया, फिर ग्रीन गया, ऑरेंज गया, 7 डिफरेंट रेज। तो क्या फॉर्म करेगा? 7 डिफरेंट इमेज जो ओवरलैप करके एक ब्लर इमेज देगा, जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वैसा नहीं दिखाई देगा। दैट इज द प्रॉब्लम। सो क्लास, वो एरर आ रहा है ना, वो डिफेक्ट आ रहा है ना, प्रॉब्लम आ रहा है। सो दिस इज एन एरर, दिस इज अ डिफेक्ट। और वो डिफेक्ट कैसे? कलर वाला ना, कलर को हम क्या कहते हैं? क्रोम। So can I say there is a defect, there is an error due to color, which is called as chromatic aberration. क्या कहते हैं इसको? Chromatic aberration. समझ में आ रहा है क्लास? So क्लास, ये chromatic aberration को eliminate करने के लिए, इसको overcome करने के लिए हम क्या करते हैं? We perform a chromatic combination. और किसका chromatic combination? Prism का, to eliminate this. समझ में आ रहा है? सो हम टेलीस्कोप के अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म रखते हैं विच इज कॉल्ड एज अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, जो उसको इस तरीके से, जब भी 7 डिफरेंट कलर्स आएगा तो वो उसको इस तरीके से काम करेगा कि ये 7 डिफरेंट कलर्स को फिर से वो क्या कर देगा? व्हाइट लाइट बना देगा। वो कैसे होगा अभी आप देखना। सो फिर से वो व्हाइट लाइट बना देगा, और बोलो मेरी आंखों में क्या जाएगा? व्हाइट लाइट। और जब वो आंखों में व्हाइट लाइट जाएगा तो मुझे इमेज भी कैसा दिखाई देगा? जैसा वो है, जैसा ऑब्जेक्ट है। अरे यस और नो? सो अंडरस्टैंड दिस ना। सो सबसे पहला पॉइंट समझा कि क्या होता है? क्रोमेटिक एबरेशन होता है। वो क्रोमेटिक एबरेशन की वजह से इमेज बराबर फॉर्म नहीं होता है। सो अभी हमको क्रोमेटिक एबरेशन एलिमिनेट करें, जिसके लिए मैं क्या बना रहा हूँ? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। और वो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन किसका बनेगा? प्रिज्म का। तो देखो ऐसा, लाइक दिस इज हाउ अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इज फॉर्म्ड। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक प्रिज्म लेता हूँ ऐसा। अब अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे जो मैं प्रिज्म यूज कर रहा हूँ इट इज अ थिन प्रिज्म। मैंने आपको बोला था ना कि ज्यादा करके एप्लीकेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? थिन प्रिज्म। सो देखो यहाँ पे ये एप्लीकेशन में क्या यूज कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग अ थिन प्रिज्म। सो ये थिन प्रिज्म है एक। अभी इसके साथ कॉम्बिनेशन में मैं और एक प्रिज्म लूंगा जिसको ऐसा प्लेस करूंगा, लाइक दिस। सो दिस इज हाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म इज फॉर्म्ड, लाइक दिस। ये ऐसा होगा। समझ में आ रहा है ये? नाउ क्लास, ये दोनों प्रिज्म जो है, ये कौन सा प्रिज्म है? थिन प्रिज्म। और क्लास, ये दोनों प्रिज्म सेम मटेरियल का नहीं है, अलग अलग मटेरियल का है। सो ये जो पहला प्रिज्म है, दिस इज क्राउन ग्लास प्रिज्म, क्राउन प्रिज्म बोल सकते हो। और ये जो है ना, दिस इज फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। समझ में आ रहा है? सो पहला वाला जो प्रिज्म रखा है वो किसका है? दिस इज फर्स्ट वन, क्राउन प्रिज्म। ये कौन सा है? सेकेंड वन, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास, ये जो क्राउन ग्लास प्रिज्म है इसका एंगल ऑफ प्रिज्म मान लो ए है। ये जो फ्लिंट ग्लास प्रिज्म है उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो ए डैश है। समझ में आ रहा है? ऐसा कंसिडर किया मैंने। और याद रखना क्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन। कभी कभी क्लास हमको एमसीक्यू वगैरह में ऐसा बताया नहीं होता है कि कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। तो आपको ये ध्यान से देख के आपको वो एनालाइज करना है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो कौन सा है? फ्लिंट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कौन सा है? क्राउन। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन।
Do you understand my point? So this is how we form a combination of prism. जो अभी क्या बनने वाला है, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, जो किसको एलिमिनेट करेगा, क्रोमेटिक एब्रेशन. अब क्लास ये करने क्या वाला है, ये परफॉर्म करेगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन. क्या परफॉर्म करेगा ये, इट विल परफॉर्म डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन. सो क्लास याद रखना, या तो क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा कि वी आर यूजिंग अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, या तो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन. इट मीन्स द सेम, यू हैव टू रिमेंबर दिस. अब क्लास कैसे होगा ये डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, अंडरस्टैंड करना और फिर बाद में पूरा लिंक करेगा. सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मान लो क्लास अब मैंने यहां पे एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट की है, like this. There is a white light incident here. ऐसा एक white light incident की है और ये white light मान लो, बोलो ओरिजिनली कैसे पास होगा, ऐसा like this. So this is what, this is the original path. समझ में आ रहा है ये. बट क्लास क्या होगा बोलो, अब ये व्हाइट लाइट बोलो बाहर वाले मीडियम से, मान लो ये रेयर है, सो बोलो ये प्रिज्म में एंटर कर रहा है ना, सो बोलो क्या होगा, एक एयर से वो एंटर कर रहा है एक पर्टिकुलर मीडियम में, तो सबसे पहले उसका क्या होगा, देयर विल बी डिस्पर्जन. यस और नो, वो डिस्पर्स होगा, वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होगा. देन अकॉर्डिंगली उसका फिर वो डिफरेंट पाथ पे जाएगा, उसका डेविएशन वगैरह होगा, रिफ्रैक्शन वगैरह होगा, बट सबसे पहले क्या होगा, डिस्पर्जन. अब क्लास यू वेरी वेल नो, जब ये डिस्पर्जन होगा तो बोलो ये डिस्पर्जन में सबसे पहला कलर कौन सा होगा, यहां पे होगा रेड, लाइक दिस विल बी रेड. बोलो उसके बाद यहां पे जो नेक्स्ट कलर होगा जो हम लोग कंसिडर करेंगे, इट विल बी विच, वायलेट ना. अभी वायलेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ब्लू से, लाइक दिस. सो ये ऐसा होगा. समझ में आ रहा है क्लास. अब क्लास याद रखना है कि दिस इज रेड, दिस इज वायलेट, इसके बीच में मैं मीन कलर कंसीडर कर रहा हूं और वो मीन कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का है. यहां पे बोलो ये कौन सा होगा, दिस विल बी येलो. सो क्लास ये कौन सा है, दिस इज रेड. बोलो ये कौन सा होगा, दिस विल बी येलो एंड दिस विल बी वायलेट. समझ में आ रहा है. सो रेड, वायलेट एंड येलो, मीन कलर मैंने इसके साथ कंसीडर किया है क्योंकि वो इंपॉर्टेंस वाला है. अब क्लास पहले प्रिज्म ने क्या किया, पहले प्रिज्म ने इसको स्प्लिट कर दिया है, पहले प्रिज्म ने इसको क्या किया है, उसको स्प्लिट कर दिया है. सो क्लास पहला प्रिज्म जो है, पहला प्रिज्म इसको स्प्लिट करके इसका डिस्पर्जन कर चुका है, ये वेब ग्योर बन चुका है. अब क्लास देखो आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. नेक्स्ट इज क्लास, अब ये जो सेकेंड प्रिज्म है ना, सेकेंड प्रिज्म इसको इस तरीके से ट्रीट करेगा कि जब ये सेकेंड प्रिज्म से पास होगा ना, सो देखो इस तरीके से पास होगा. अब तो ये स्प्लिट हो चुका है ना, तो अब अलग अलग रह जा रहा है. सो इट विल गो लाइक दिस. बोलो अब जब वो ये प्रिज्म से, क्राउन प्रिज्म से फ्लिंट प्रिज्म में जाएगा, तो अब तो हर एक कलर अलग अलग है, हर एक कलर इंडिविजुअल है, तो अब उसका डिस्पर्जन नहीं होने वाला है, डिस्पर्जन से इधर होगा, वो स्प्लिट हो चुका है. बट क्लास अब हमने सेकेंड प्रिज्म को इस तरीके से प्लेस किया है, हमने ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से लिया है कि जब देखो ये रेड लाइट एंटर करेगा तो क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है ना, तो उसका डेविएशन होगा, मतलब ये क्या बेंड होगा. यस और नो. सो मान लो ये ऐसे बेंड हुआ. अभी वो सब आप परफॉर्म कर सकते हो कि इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर. अगर वो डेंसर टू रेयर जा रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर वो रेयर से डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. अकॉर्डिंग टू दैट ये ऐसा जाएगा. आप वो खुद से भी कर सकते हो, अभी वो सब हमने सीख लिया है. तो रेड लाइन ऐसा गया. फिर क्लास ये जो वायलेट है, वायलेट वो ऐसा जाएगा लाइक दिस, इधर ऐसा, ऐसा दिखाई देगा हमको लाइक दिस ईयर, ऐसा. और क्लास ये जो येलो है इट विल गो लाइक दिस यहां पे ऐसा. सो ये क्लास वंस अगेन ये क्या है, दिस इज रेड, ये ब्लैक वाला दिख रहा है वो येलो है, एंड दिस इज व्हाट, वायलेट. सो क्लास याद रखो
this is violet, this is yellower and this is redder. समझ में आ रहा है? सो क्लास ये जो पूरा है हमने 3 कलर शो किया पर ये पूरा विबग्योर है. सो क्लास पहले क्या हुआ देखो, अंडरस्टैंड करो. ये व्हाइट लाइट ये वाले पहले प्रिज्म पे इंसिडेंट हुआ. अब पहले प्रिज्म पे इंसिडेंट होने के बाद बोलो क्या हुआ, उसका डिस्पर्जन हुआ और डिस्पर्जन करने के बाद सब अपने अपने अकॉर्डिंगली डेविएट हुए और डेविएट करके यहाँ पे इंसिडेंट हुए पहले प्रिज्म के दूसरे सरफेस से. अभी बोलो क्या होगा जब दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है, तो कैन आई से इट इज अगेन चेंजिंग द मीडियम फ्रॉम वन प्रिज्म टू अनदर प्रिज्म. अब क्लास जब एक प्रिज्म से दूसरे प्रिज्म में जाएगा तो हर एक कलर अलग अलग है. सो बोलो हर एक कलर का अभी क्या होगा, देयर विल बी डेविएशन दैट यू हैव टू डिसाइड कि वो डेंसर टू रेयर जा रहा है कि रेयर टू डेंसर. इफ यू कैन सी बोलो क्राउन प्रिज्म, फ्लिंट प्रिज्म, बोलो किसका रिफ्रैक्टिवनेस ज़्यादा है, फ्लिंट का. किसका कम है, क्राउन का. तो फ्लिंट क्या होगा, डेंसर. क्राउन क्या होगा, रेयर. सो इट इज गोइंग फ्रॉम क्राउन बोलो क्या होगा, रेयर. और ये फ्लिंट क्या होगा, डेंसर. सो इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और उसके अकॉर्डिंगली ये बेंड हो रहा है. तो मैंने क्या बोला, रेड लाइट जो ऐसे बेंड हुआ, येलो जो ऐसे बेंड हुआ, वायलेट जो ऐसे बेंड हुआ, सबका डेविएशन अलग अलग होगा ना, सबका रिफ्रैक्टिवनेस कैसा होता है, अलग अलग. सो इट विल गो लाइक दिस. अब क्लास हो क्या रहा है देखो. अब क्लास ये कॉम्बिनेशन को मैंने इस तरीके से बनाया है, ये कॉम्बिनेशन को मैंने इस तरीके से फॉर्म किया है कि यहाँ पे जब डेविएट करने के बाद सेकेंड प्रिज्म में यहाँ पे जब डेविएट करने के बाद लाइट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे. सो ये फिर से कंबाइन हो जाएगा एंड इट विल गो लाइक दिस. ऐसा इट विल गो लाइक दिस. ये वापस क्या बन जाएगा, वाइट लाइट. समझ में आ रहा है क्लास. इट विल अगेन बिकम अ वाइट लाइट. सो क्लास अभी पूरा समझो, ये वाइट लाइट आया, ये डेविएट हुआ. सो क्लास अब यहां पे वाइट लाइट, ये जितने भी लाइट थी 7 डिफरेंट कलर्स, दे गॉट कंबाइंड एंड दिस बिकम्स अ वाइट लाइट. सो क्लास हमने इंसिडेंट क्या किया था वाइट लाइट, यहां पे क्या हुआ, डिस्पर्जन. अगेन फिर यहां पे डेविएट हुआ एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दे विल कंबाइन एंड अगेन इट विल बिकम वाइट लाइट. सो क्लास कैन आई से अगर आपने इंसिडेंट किया वाइट लाइट और इमर्ज कर रहा है वाइट लाइट, सो अगर आप ये पूरे कॉम्बिनेशन को देखो, सो कैन आई से देयर इज नो डिस्पर्जन, देयर इज नो डिस्पर्जन. बट क्लास ये इंसिडेंट लाइट का पाथ है और ये इमर्जेंट रे जो है, इमर्जेंट लाइट जो है उसका पाथ है. कैन आई से दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल. सो कैन आई से इफ दे आर नॉट पैरेलल तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, दिख रहा है ये वाला. बोलो ये एंगल मुझे क्या बताएगा, कैन आई से इतने से ये जो व्हाइट लाइट मैंने इंसिडेंट किया तो वो डेविएट हो गया, इतने एंगल से वो डेविएट हो रहा है. सो दिस इज व्हाट, डेविएशन वाला एंगल. सो कैन आई से ये अगर ओरिजिनल रे पास होता, ओरिजिनल लाइट पास होता तो ऐसे पास होता, बट क्योंकि मैंने बीच में कॉम्बिनेशन रखा है तो वो ऐसे पास नहीं हो रहा है, उसने अपना पाथ बदल लिया है एंड इट इज डेविएटिंग, इट इज चेंजिंग इट्स पाथ विथ सम एंगल एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज दैट एंगल विच विल बी कॉल्ड एज डेविएशन. सो कैन आई से डिस्पर्जन तो इधर नहीं हो रहा है, बट कैन आई से देयर इज नेट डेविएशन ना. नेट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों प्रिज्म को मिलकर ही उसको डेविएशन आ रहा है. सो देयर इज सम नेट डेविएशन. सो देयर इज नो डिस्पर्जन ऑफ दिस व्हाइट लाइट, but can I say there is deviation of this white light. So I will call it as what, deviation without dispersion. What will I call it as, deviation without dispersion. But class सबसे बड़ा जो डाउट यहाँ पे आता है वो ये है कि सर आपने बोला कि वाइट लाइट अंदर गया, उसका डिस्पर्जन हुआ, सारा कलर यहाँ पे ट्रैवल किया, फिर उन्होंने मीडियम चेंज किया, फिर से डेविएट हुआ, फिर यहाँ पे आके इंसिडेंट हुआ और वाइट लाइट बन गया. हाउ इज दिस पॉसिबल. सो क्लास ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि ये हुआ कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, कि ये सब कैसे हो रहा है. सो क्लास ये जो है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, दिस इज ऑल एक्सपेरिमेंटली बेस्ड. ये सब किधर होता है, लैब में परफॉर्म करके देखा है. बट क्लास कैन आई से अगर मैं इसको थियोरिटिकली समझना चाहूँगा, सो क्लास कैन आई से अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका कुछ ना कुछ कंडीशन होगा ना. इफ आई एम एबल टू अचीव द कंडीशन, कैन आई से ये पॉसिबिलिटी है
मतलब ये जो भी चीज हो रहा है यहाँ पे, वॉट एवर आई एम ऑब्जर्विंग, वॉट एवर इज टेकिंग प्लेस विल हैव सम कंडीशन ना, कि ये कंडीशन पे ये होगा. सो पहले मैं वो कंडीशन फाइंड आउट करता हूं थियोरेटिकली, फिर क्लास अगर मैं वो कंडीशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूं और अगर मुझे ये रिजल्ट मिलता है, सो क्लास कैन आई से मैं जो बोल रहा हूं वो सही है ना. मेरी बात को समझो. डाउट क्या होता है, मैंने आपको बता तो दिया कि यहां पे क्या क्या हो रहा है, बट क्लास ये जो हो रहा है आपके मन में यही रह जाता है कि ये सर हो कैसे रहा है, हाउ इज दिस टेकिंग प्लेस. सो क्लास माई आंसर इज कि दिस वॉट एवर इज टेकिंग प्लेस हियर इज टेकिंग प्लेस इन लैब. ये हमने लैब में कुछ कंडीशंस के साथ करके देखा तो हमको ये मिला. अब हमको समझना है कि वो कंडीशन क्या है, एंड इफ क्लास आई अचीव दैट कंडीशन, दिस इज पॉसिबल. सो क्लास समझो अभी, व्हेन आई टॉक अबाउट द कंडीशन, कंडीशन फॉर व्हाट, कंडीशन फॉर नो डिस्पर्जन, डिस्पर्जन नहीं चाहिए. सो क्लास कंडीशन फॉर नो डिस्पर्जन मतलब नेट डिस्पर्जन क्या होना चाहिए, नेट डिस्पर्जन जीरो होना चाहिए. व्हाट शुड बी नेट डिस्पर्जन, जीरो. समझ में आ रहा है क्लास. सो क्लास अब नेट डिस्पर्जन जो है वो जीरो कैसे होगा, जब दोनों का, बोलो डिस्पर्जन के टर्म्स में, हम लोग जो भी नेट डिस्पर्जन का बात कर रहे हैं, अगर मैं डिस्पर्जन का बात कर रहा हूं, अगर मुझे डिस्पर्जन को कैलकुलेट करना है, सो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वी यूज अ टर्म कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्जन ना. एंगुलर डिस्पर्जन मुझे क्या बताता है कि एक्सट्रीम कलर्स के बीच में एंगल कितना है. सो अगर वो एंगल ज्यादा होगा तो मुझे पता है ज्यादा स्प्लिटिंग हुआ है, अगर वो एंगल कम होगा तो मुझे पता है कि कम स्प्लिटिंग हुआ है. सो क्लास डिस्पर्जन कितना हो रहा है वो हम लोग किससे बताते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन से. सो क्लास इफ नेट डिस्पर्जन इज जीरो, कैन आई से इसका और इसका मिलके जो नेट डिस्पर्जन होगा वो जीरो होगा ना. सो क्लास यहां पे जो पहले प्रिज्म का डिस्पर्जन होगा, कैन आई से वो है एंगुलर डिस्पर्जन 1, और क्लास यहां पे जो दूसरे प्रिज्म का डिस्पर्जन होगा दैट इज एंगुलर डिस्पर्जन 2. ये कैसा होना चाहिए, जीरो. कैसा होना चाहिए, जीरो. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. So angular dispersion 1 plus angular dispersion 2 should be equal to 0. This will give me net dispersion 0. अब क्लास बोला angular dispersion का फॉर्मूला क्या होता है, what is angular dispersion in terms of refractive index, it is a into mu v minus mu r. ये फॉर्मूला पता है कि नहीं. so if I substitute here, बोलो सबसे पहला कौन सा प्रिज्म है, क्राउन प्रिज्म, तो उसके लिए तो a ही है. so ये क्या होगा, mu v minus mu r प्लस वॉट, बोला एंगुलर डिस्पर्जन 2. पहले दूसरा प्रिज्म कौन सा, फ्लिंट ना, उसका मैंने ए क्या लिया, एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश, तो बोलो इसका म्यू बी क्या होगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश. अंडरस्टैंड करना क्लास, द टू मीडियम्स आर डिफरेंट, तो दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म अलग अलग है. तो बोलो दोनों मीडियम में लाइट का जो डिफरेंट कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी अलग अलग होगा ना. मैंने बोला अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, अलग अलग. सो ये किस में है, क्राउन प्रिज्म, ये किस में है, फ्लिंट प्रिज्म में. यस और नो. अब क्लास अगर मैं यहां से कैलकुलेशन करूं तो बोलो मुझे कंडीशन क्या मिलेगा, कैन आई से ए डैश अपॉन ए, ए डैश अपॉन ए इज माइनस ऑफ, बोलो क्या मिलेगा मुझे, कैन आई से इट विल बी म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश. क्लास दिस इज कंडीशन for no dispersion. This is condition for what, no dispersion. समझो क्लास में, मैं समझा तो आपको आगे भी. अभी यहाँ पे टेल मी, एक फॉर्मूला हमको पता है जो डिस्पर्सिव पावर का, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला देखा है ना, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1. सो कैन आई से म्यू वी माइनस म्यू आर can be written as omega into mu I minus 1. yes or no, ये लिख सकता हूं मैं. सो क्लास अभी ये क्या हो जाएगा, बोलो अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, सो कैन आई से दिस विल बी व्हाट, a डैश अपॉन a विल बी व्हाट, माइनस ऑफ ओमेगा इनटू म्यू आई माइनस 1. और इसके लिए क्या लिखूंगा, बोलो फ्लिंट प्रिज्म के लिए ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा डैश, एंड दिस विल बी व्हाट, म्यू आई डैश माइनस 1. अरे हाँ या ना. सो क्लास ये आ गया और एक कंडीशन.
सो ये दोनों सेम ही है बट रिटर्न इन डिफरेंट वे. सो दिस बिकम्स टू फॉर्मूला. अब क्लास ये वो कंडीशन है जिस पे नो डिस्पर्शन होगा. मतलब क्या क्लास, समझो अब ये स्टेटमेंट को. मैं लैब में हूँ, मैंने लैब में एक क्राउन प्रिज्म लिया है, एक फ्लिंट प्रिज्म लिया है, उसका कॉम्बिनेशन रखा है और वो कॉम्बिनेशन से मुझे ये चाहिए. सो कॉम्बिनेशन से ये लाने के लिए, ये ऑब्टेन करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं ये वाला कंडीशन अचीव करूँगा. मतलब क्या कि मैं ए डैश अपॉन ए का जो रेशियो होगा, मतलब इसका एंगल ऑफ प्रिज्म और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म का रेशियो, और ये जो रेशियो होगा दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर एंड म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश. बोलो वो पर्टिकुलर प्रिज्म में, वो पर्टिकुलर मटेरियल में मुझे रिफ्रैक्टिवनेस पता होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर का, आई कैन कैलकुलेट. सो क्लास ए डैश अपॉन ए का जो रेशियो होगा और यहाँ पे म्यू वी माइनस म्यू आर एंड अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश का जो रेशियो होगा, मुझे वो इक्वल रखना पड़ेगा, वो इक्वल लाना पड़ेगा. ये माइनस को भी जाना तो उसके बारे में बात करता हूं. इफ दिस रेशियो, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन द लैब, यू विल सी कि जब आप व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हो तो पहले उसका डिस्पर्शन हुआ, फिर इसमें से पास हुआ, फिर वो डेविएट हुआ, और जब वो जहाँ के यहाँ पे मिला तो बाहर भी क्या आया, व्हाइट लाइट. सो यू आर ऑब्टेनिंग व्हाट, यू आर ऑब्टेनिंग नो डिस्पर्जन. उल्टा सोचना है, you have to think उल्टा कि you want net dispersion as zero. For net dispersion to be zero, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. So when you will perform this experiment in lab, try to satisfy this condition. If this condition is satisfied, either this or either this, if this condition is satisfied, दोनों सेम ही है. If this condition is satisfied, बोलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा जो आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है. इट इज़ एन ऑपोजिट प्रोसेस. आप ये करके ये नहीं डिराइव कर रहे हो, ये डिराइव करके ये कर रहे हो. फर्स्ट यू डिराइव द कंडीशन, देन यू अप्लाई दिस कंडीशन हियर, एंड व्हेन दिस कंडीशन इज अप्लाइड, दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑब्टेन्ड, where you see there is no dispersion, there will be only deviation. Now if I want to calculate कि what is net deviation, तो देखो नेट डेविएशन क्या होगा. अभी समझना, जब मैं नेट डेविएशन लेता हूँ, जब मैं डेविएशन लेता हूँ ना, सो मुझे पता है कि हर एक कलर का डेविएशन अलग अलग है. बट क्लास कैन आई से मैंने यहाँ पे कौन सा कलर लिया है, वायलेट, रेड, येलो, एवरी कलर हैज अ डिफरेंट डेविएशन. बट व्हेन आई विल कैलकुलेट नेट डेविएशन तो मैं अलग अलग कलर नहीं कंसिडर करूंगा. बोलो ये जो 2 एक्सट्रीम कलर्स है उसका एवरेज मिलके क्या बनता है, मीन कलर ना, विच इज येलो कलर. सो नेट डेविएशन में मैं सिर्फ किसको इन्वॉल्व करूंगा, मीन कलर को, दैट इज येलो कलर. सो आई विल कैलकुलेट नेट डेविएशन इन टर्म्स ऑफ येलो कलर. बोलो फर्स्ट प्रिज्म में डेविएशन क्या होगा, डेल्टा वाई. सेकेंड प्रिज्म में डेविएशन क्या होगा, डेल्टा वाई डैश. अरे यस और नो. सो दिस विल बी वॉट, नेट डेविएशन, दैट इज अ डेल्टा नेट. समझ में आ रहा है. तो ये जो डेविएशन आ रहा है डेल्टा, दिस इज डेल्टा नेट विच इज डेल्टा वाई ऑफ फर्स्ट प्रिज्म एंड डेल्टा वाई डैश ऑफ सेकंड प्रिज्म का एडिशन. दिस विल बी व्हाट, नेट डेविएशन. और मैंने कौन सा कलर लिया है, मीन कलर. मीन कलर क्यों, क्योंकि वो एवरेज कलर है, और क्योंकि ये एवरेज कलर है सो मैं नेट, वो सब क्या है, दिस इज ऑफ एवरेज कलर. तो याद रखने का, जब भी हम लोग एवरेज का, नेट का, ये सब का बात करते हैं तो हम लोग कौन सा कलर कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर येलो कलर. वी टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ येलो कलर बिकॉज इट इज अ मीन कलर. अब क्लास ये मुझे मिल चुका है यहाँ पे. नाउ क्लास इफ यू लुक एट दिस कंडीशन, बोलो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कैन आई से, इफ यू सी दिस, बोलो फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म आपने ये वाला कंडीशन देखा होगा, कैन आई से, ये फॉर्मूला देखा है ना आपने, डेल्टा वाई विल बी वॉट, ए इंटू म्यू माइनस वन ना. ये फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा. सो क्लास अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज करता हूँ इसको, कैन आई से मैं ऐसा लिख सकता हूँ. अभी ये ए डैश को नीचे लेके आता हूँ, ए को इधर लेके आता हूँ और ओमेगा को अलग कर देता हूँ. सो कैन आई से दिस विल बी वॉट, ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा विच विल बी वॉट, कैन आई से माइनस ए इंटू म्यू वाई माइनस वन अपॉन ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन. ये कंडीशन आएगा ना. ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा विल बी वॉट, माइनस ऑफ ए इंटू म्यू वाई माइनस वन अपॉन ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन. सो क्लास अब अंडरस्टैंड करना,
बोलो यहाँ पे अगर इसको सब्स्टिट्यूट, अभी यहाँ पे अगर ये कंडीशन लेते तो कहना है दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा, बोलो a इंटू म्यू वाई माइनस वन क्या होगा, डेल्टा वाई ना, और टेल मी a डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन क्या होगा, डेल्टा वाई डैश। जितने भी ऐसे नॉर्मल टर्म्स है वो किसके लिए, क्राउन के लिए, और जितने भी मैं जहाँ पे मैंने यूज़ किया डैश इट इज़ फॉर फ्लिंट प्रिज्म, वो आपको समझना है। तो ये मुझे मिला ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा डैश। बोलो अब मैं कहना इसे यहाँ पे डेल्टा वाई डैश क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई डैश विल बी वॉट, कहना इसे विल बी माइनस ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश इंटू वॉट, डेल्टा वाई। यस और नो, ये ऐसा होगा ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा, ये यहाँ पे लिखा डेल्टा वाई डैश क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश इंटू डेल्टा वाई। बोलो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट किया मैंने तो डेल्टा नेट क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस ऑफ, this will be delta y, this will be minus of omega upon omega dash into delta y। तो बोलो अगर मैंने यहाँ से डेल्टा y कॉमन ले लिया सो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। समझ में आ रहा है क्लास? सो दिस विल बी द केस, दिस विल बी नेट डेविएशन। अब क्लास एक पॉइंट याद रखना, ये बोलो ये क्या है, दिस इज एन एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। वो सब साइन कन्वेंशन आप लेते हो वो अलग बात है, पर उसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो क्लास इफ आई वांट कि ये जो एंगल है वो नेगेटिव ना हो तो कैन आई से हमेशा ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू वन माइनस ये जो वैल्यू है, it should be less than 1, and for this value to be less than 1 can I say omega dash has to be greater than omega। omega dash किससे बड़ा होना चाहिए, ओमेगा से। इसीलिए क्लास दिस इज द रीजन, बोलो मैंने पहला कौन सा प्रिज्म लिया है, क्राउन प्रिज्म, क्योंकि उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ओमेगा। और सेकंड मैंने क्या यूज किया है, फ्लिंट प्रिज्म, जिसके लिए क्या होगा, ओमेगा डैश। और याद रखना कि फ्लिंट प्रिज्म और क्राउन प्रिज्म को कंपेयर किया, सो जो फ्लिंट प्रिज्म होगा उसका, फ्लिंट प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर हमेशा ज़्यादा होगा किससे, क्राउन प्रिज्म से। सो ओमेगा डैश विल बी ग्रेटर देन ओमेगा, देयरफॉर आई एम यूजिंग फर्स्ट एज क्राउन प्रिज्म एंड सेकंड एज फ्लिंट प्रिज्म, क्योंकि मुझे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। सो ये किसके लिए, फ्लिंट के लिए, ये किसके लिए, क्राउन के लिए, और ये हमेशा बड़ा ही होने वाला है। सो बोलो ये वैल्यू हमेशा कैसा आएगा, लेस देन 1, तो ये जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। दिस इज द रीजन वी फर्स्ट यूज क्राउन प्रिज्म, सेकंड क्या होगा, फ्लिंट प्रिज्म। सो क्लास दिस इज कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन and this is the net deviation obtained. So what is this? This is deviation without dispersion. अब क्लास टेलीस्कोप का जो मैंने एग्जांपल लिया था, बोलो टेलीस्कोप में क्या होगा, जब व्हाइट लाइट आएगा डिस्पर्शन करेगा। सो कैन आई से क्लास अब अगर मैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म को यूज करता हूँ टेलीस्कोप में, सो दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म विल हेल्प मी ना, कि जो भी डिस्पर्शन आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, नो डिस्पर्शन। Do you understand my point? So this particular combination will do what? This particular combination will help the telescope to, can I say, to maintain the white light। मतलब जब white light टेलीस्कोप पे इंसिडेंट करेगा, सो मैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म को वो टेलीस्कोप में इस तरीके से अरेंज करूंगा कि व्हाइट लाइट ये टेलीस्कोप के ये कॉम्बिनेशन में एंटर करे। सो बोलो सेलेस्टियल बॉडी से व्हाइट लाइट आया, वो व्हाइट लाइट टेलीस्कोप पे गिरा, ये कॉम्बिनेशन में गया, बोलो उसका डिस्पर्शन हुआ, वो बाहर वापस कैसे आएगा, एज अ व्हाइट लाइट, और ये व्हाइट लाइट जाके ऑब्जर्वर के आंखों में जाएगा। सो कैन आई से रेटिना पे भी क्या गिरेगा, व्हाइट लाइट ना, तो जो इमेज फॉर्म होगा इट विल बी ओरिजिनल एज द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे देयर विल बी नो क्रोमेटिक एब्रेशन, और अगर क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा तो इमेज कैसा दिखाई देगा, शार्प। सो दिस अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इज यूज्ड वेयर इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप। समझ में आ रहा है? सो ये जो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हम लोग किस में प्लेस करते हैं, टेलीस्कोप में। सो देयर इज नो डिस्पर्जन, ओनली डेविएशन। नाउ क्लास यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन याद रखना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि यहाँ पे ये जो है फर्स्ट प्रिज्म जो है, कैन आई से ये उसको ओपन अप कर रहा है ना, इसके वजह से स्प्लिट हो रहा है, और सेकंड प्रिज्म क्या कर रहा है, उसको क्लोज कर रहा है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि हियर दिस पर्टिकुलर व्हाइट लाइट इज ओपनिंग अप, इट इज ओपनिंग अप, वो स्प्लिट हो रहा है, वो डेविएट हो रहा है ज़्यादा, ऐसा खुल रहा है, और ये प्रिज्म क्या कर रहा है, उसको क्लोज अप कर रहा है ऐसा। सो दिस इज ओपनिंग इट अप,
दिस पर्टिकुलर प्रिज्म इज क्लोजिंग इट डाउन। तो कैन आई से दोनों का जो एक्शन है वो ऑपोजिट है ना, तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ यही इंडिकेट करता है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स बोथ प्रिज्म हैव ऑपोजिट एक्शन। समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास ये है, दिस इज फर्स्ट अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एंड दिस इज द कंडीशन। ये सिर्फ कंडीशन याद रखना है, ये फॉर्मूला पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। सो दिस इज द कंडीशन फॉर दिस। समझ में आ रहा है क्लास? नेक्स्ट क्लास इस पे बेस्ड जो क्लास वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 सेज फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म of a dispersive power 0.021 and a refractive index 1.52 to form an achromatic combination. So ये वाला combination form कर रहा है। Next is with a prism of angle 4.2 degree and dispersive power 0.045 having a refractive index 1.65. So class अभी achromatic combination है। So this is the condition for achromatic combination and this is the condition for achromatic combination. समझ में आ रहा है क्लास? Now क्लास यहां पे सबसे पहले दो प्रिज्म का जो इंफॉर्मेशन दिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो आप। एक पर्टिकुलर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.52 और दूसरे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.65। यस और नो क्लास? सो क्लास अभी हमको ये नहीं बोला है कि कौन सा प्रिज्म क्राउन है, कौन सा प्रिज्म फ्लिंट है। सो मैंने बताया था ना वहां पे कि हाउ टू मेक आउट कि यहां पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा दैट विल बी क्राउन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा दैट विल बी फ्लिंट। सो फ्लिंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.65, क्राउन का कितना दिया है 1.52। अब क्लास ये जो म्यू है, म्यू याद रखने का, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया होता है दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन टर्म्स ऑफ मीन कलर। जो भी यहां पे सॉल्विंग होता है इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन मीन कलर, दैट इज येलो कलर, क्योंकि वो एवरेज कलर है। सो हम ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं, इसलिए हम कौन सा कलर यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग मीन कलर, दैट इज येलो कलर। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्राउन का, इसको मैं क्या कह सकता हूं? म्यू वाई, है ना। नॉर्मल हमने किसके लिए यूज किया है? वी हैव यूज्ड फॉर क्राउन। और म्यू वाई डैश, ए डैश, ये सब किसके लिए यूज किया है? हमने यूज किया फ्लिंट के लिए। बोलो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी म्यू वाई डैश, कैन आई से टू 1.65। सो याद रखना है आपको क्या दिया है? म्यू वाई, म्यू वाई। अगर आपको ऐसा बोला होगा, क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा कि वायलेट का और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है फॉर क्राउन, वायलेट का और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फ्लिंट ग्लास, सो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। बट अगर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो पर्टिकुलर प्रिज्म का, मतलब क्या दिया है? इट इज फॉर येलो, दैट इज मीन कलर। So information will be given in the question for violet and red, and if no information is given, it is for the mean color. Do you understand my point? अभी नेक्स्ट क्या क्लास? बोलो म्यू आई डैश। नेक्स्ट हमको दोनों का डिस्पर्सिव पावर भी बोला है। सो क्लास बोलो डिस्पर्सिव पावर ज्यादा किसका होता है? ये भी मैंने बताया था। डिस्पर्सिव पावर ज्यादा किसका होगा? इट विल बी मोर फॉर फ्लिंट एंड इट विल बी लेस फॉर क्राउन। सो क्लास यहां पे इसका क्या होगा? ओमेगा। बोलो ये क्या है? 0.021। बोलो यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा डैश। ये कितना है? 0.045। यस और नो क्लास? सो दिस इज ओमेगा एंड ओमेगा डैश। दिस इज फॉर क्राउन, दिस इज फॉर फ्लिंट। ऐसा लिख सकते हो आपको चाहिए तो। दिस इज क्राउन, दिस इज फ्लिंट। अब आगे हमको फ्लिंट का एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है। बोलो क्या दिया है? ए डैश, विच इज 4.2 डिग्री। इसका ए हमको पूछा है। और बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन ये? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। मतलब क्या हो रहा है? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। एंड फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन व्हाट इज द कंडीशन? दिस इज द कंडीशन और दिस इज द कंडीशन। बोलो डेटा के हिसाब से ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना, मतलब ये वाला कंडीशन को मैं यूज करूंगा। सो दिस विल बी ए डैश अपॉन ए। अभी नेगेटिव साइन हमको नहीं लेना है, नेगेटिव साइन कोई वैल्यू के साथ नहीं है, इट इज जस्ट इंडिकेटिंग कि दोनों प्रिज्म का एक्शन अलग अलग है। सो ए डैश अपॉन ए क्या होगा? ए डैश अपॉन ए विल बी व्हाट? यहाँ पे अभी ओमेगा कितना है? कैन आई से दिस विल बी ओमेगा म्यू वाई -1 अपॉन ओमेगा डैश इंटू म्यू वाई डैश -1। सो अगर मैंने ए डैश लिया तो ये कितना है? 4.2। बोलो ए हमको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज ओमेगा हियर? 0.021। बोलो ये क्या है? 0.045। बोलो म्यू वाई क्या है? 1.52 -1 अपॉन 1.65।
65 -1, ये ऐसा होगा. सो नाउ क्लास अभी मुझे ए कैलकुलेट करना था. 4.2 अपॉन ए विल बी वॉट, दिस विल बी कैन आई से 21 अपॉन 45 एंड दिस विल बी वॉट इनटू 52 अपॉन 65. सो क्लास अब यहाँ से इफ़ यू कैलकुलेट ए, सो क्लास क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा 11.25 डिग्री. अभी ये मैंने आंसर डायरेक्ट लिखा है, अभी इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो. सो दिस विल बी वैल्यू फॉर ए विच इज़ 11.25 डिग्री. सो क्लास दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. अंडरस्टैंड करना कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है उसके हिसाब से ये होगा उसका आंसर. ठीक है. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. जितने भी डैश वाली वैल्यू है यहाँ पे, इट इज़ फॉर फ्लिंट, दिस इज फॉर नॉर्मल, फॉर क्राउन. सो आई होप क्वेश्चन नंबर 15 इज क्लियर विथ यू. समझ में आ रहा है. नाउ क्लास सेकेंड कॉम्बिनेशन इज डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन. अब क्लास ये डायरेक्ट विजन क्या होगा? डायरेक्ट विजन हम यूज़ करते हैं इन अ डिवाइस कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोमीटर. और स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है? प्रैक्टिकली लैब में डिस्पर्जन ऑफ लाइट परफॉर्म करता है. मतलब अगर आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट परफॉर्म करना है सो यू यूज़ स्पेक्ट्रोमीटर इन लैब. अब क्लास डायरेक्ट विजन जो होगा वो उल्टा करेगा. उल्टा मतलब देयर विल बी, कैन आई से, इसके पहले क्या होता है? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन ना, यहाँ पे होगा डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन. क्या होगा? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन. सो मतलब 7 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा हमको, स्पेक्ट्रम मिलेगा, पर डेविएशन नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है क्लास? क्लास ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर जब यूज़ होता है तो बोलो स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा? डिस्पर्जन करेगा ना. सो मान लो अगर ये स्पेक्ट्रोमीटर का डिवाइस है और ये उसके सामने ऐसा स्क्रीन है, तो स्क्रीन का जो साइज होगा वो लिमिटेड होगा. सो क्लास ये स्पेक्ट्रोमीटर डिस्पर्जन करेगा, बट कैन आई से डिस्पर्जन करने के बाद अगर वो डिस्पर्जन का जो पैटर्न है वो डेविएट हो जाता है तो वो किधर भी फॉर्म हो सकता है ना. वो इधर भी फॉर्म हो सकता है, वो इधर भी फॉर्म हो सकता है, वो इधर भी फॉर्म हो सकता है, एनीवेयर. बट मुझे वो पैटर्न किधर चाहिए? मुझे वो पैटर्न चाहिए स्क्रीन पे. आई वॉन्ट द पैटर्न ऑन द स्क्रीन. सो क्लास ये स्क्रीन को तो मैंने स्पेक्ट्रोमीटर के सामने ही रखा है, सो सामने ही फॉर्म होना चाहिए ना. सो अगर वो डेविएट होके यहाँ वहाँ चला गया एंड वी डोंट नो वेयर इट इज़ गोइंग टू गो, सो हमको वो पैटर्न बराबर से नहीं मिलेगा. सो हमको पैटर्न उधर ही चाहिए जहाँ पे हमने स्क्रीन को रखा है. सो हमने क्या सोचा कि इसका डेविएशन ही निकाल देते हैं. देयर शुड बी नो डेविएशन. सो अगर ये डेविएट नहीं करेगा तो यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, और अगर वो यहाँ वहाँ नहीं जाता है सो बराबर से स्क्रीन पे फॉर्म होगा एंड विल बी एबल टू सी द पैटर्न, विल बी एबल टू सी द डिस्पर्जन. दैट इज 7 डिफरेंट कलर, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ पे हमको डिस्पर्जन चाहिए क्योंकि हमको डिस्पर्जन देखना है, बट हम उसको एक स्क्रीन पे देखना चाहते हैं और वो स्क्रीन पे ही लाना है, तो वो डेविएट होके इधर उधर नहीं जाना चाहिए. तो हमको डेविएशन को, यहाँ पे डेविएशन को अवॉइड करना है. सिर्फ क्या चाहिए? डिस्पर्जन. इसलिए हमको क्या चाहिए? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन. अब क्लास इसको हमको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसके पहले वाला डेरिवेशन हमने किया है वैसा ही है, खाली यू सी द कॉम्बिनेशन. ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, दूसरा प्रिज्म ऐसा होगा. 1 सेकेंड बोलो ये कौन सा होगा? क्राउन. बोलो ये कौन सा होगा? फ्लिंट. अरे यस और नो. बोलो इसका क्या होगा? ए. दिस विल बी वॉट? ए डैश. समझ में आ रहा है ये? अब क्लास देखो यहाँ पे क्या होगा. अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? डिस्पर्जन चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए. सो फॉर नो डेविएशन, मैंने क्या बोला? वी वॉन्ट डिस्पर्जन, देयर शुड बी नो डेविएशन. फॉर नो डेविएशन the condition will be a dash upon a must be equal to minus mu y minus 1 upon mu y dash minus 1. This will be the condition for no deviation. There should be no deviation, but there should be dispersion. So class यहाँ के और वहाँ के कंडीशन में डिफरेंस है. इसके पहले वाला कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो कॉम्बिनेशन क्या देगा? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन. ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो क्या देगा? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन.
अब क्लास कैसे होगा, तो मान लो मैंने लैब में इसको सेटअप किया और ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया, दैट इज रेशियो ऑफ ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू म्यू आई माइनस वन अपॉन म्यू आई डैश माइनस वन। म्यू आई क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर इन क्राउन प्रिज्म, म्यू आई डैश क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर इन फ्लिंट प्रिज्म। यस और नो, यहाँ पे भी सेम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यस और नो। सो क्लास अब देखो क्या होगा, अंडरस्टैंड दिस, बोलो यहाँ पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ ऐसा, सो ये ओरिजिनली ऐसा जाना चाहिए, बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा, आगे ये स्प्लिट होगा ना, डिस्पर्जन होगा उसका, सो यहाँ पे डिस्पर्जन हुआ ऐसा, लाइक दिस। यहाँ पे अगर मैंने वायलेट कंसिडर किया लाइक दिस, ये ऐसा, सो ये क्या हो रहा है, अभी डिस्पर्जन हो चुका है लाइक दिस। बोलो बीच का कलर कौन सा लूंगा मैं, बीच का कलर विल बी येलो ना, लाइक दिस ऐसा। बोलो अभी क्या होगा, फिर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो डेविएशन होगा। बोलो ये कैसा होगा रेयर, ये कैसा होगा डेंसर। सो अब फिर से जब डेविएशन होगा सो इट विल गो लाइक दिस ऐसा, ये ऐसा होगा लाइक दिस, और ये ऐसा होगा ऐसा। अब क्लास ये जो है ऐसा ट्रैवल करेगा, बाहर जाएगा ऐसा लाइक दिस। ये जो है इट विल गो, मैं ऐसा शो कर रहा हूँ इसको, ये जो येलो है येलो ऐसा शो करने वाला हूँ मैं इसको लाइक दिस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रेड, दिस मिडल वन विल बी द मीन कलर दैट इज येलो कलर, और ये कौन सा होगा, वायलेट कलर। सो क्लास अब ये बाहर ऐसा जाएगा, देखो इसको बाद में शो करते हैं हम लोग ऐसा, ये बाहर ऐसा जाएगा ऐसा, ये ऐसा जा रहा है ऐसा, एंड दिस यर द रेड कलर, रेड कलर को मैं ऐसे शो करता हूं ऐसा। सो दिस इज व्हाट रेड, दिस इज व्हाट, this is here, this is violet, and this is what here, this is yellow। अब क्लास ये ऐसा जा रहा है ऐसा लाइक दिस, पे अटेंशन हियर, ये ऐसा है, मान लो ये ऐसा जा रहा है। सो क्लास ये जो ओरिजिनल रे होगा और ये जो मीन कलर वाला रे होगा, मैंने क्या बोला है, हर एक कंपैरिजन किसके साथ होगा, मीन कलर के साथ। सो हर एक कलर का डेविएशन तो अलग अलग होने वाला है, बट विल कंपेयर इट विद मीन कलर। सो इफ यू सी द ओरिजिनल रे एंड यू सी द मीन कलर रे, कैन आई से दे आर पैरेलल ना। अभी समझने का, ये दोनों कैसा आएगा, पैरेलल, मतलब देयर इज नो डेविएशन। सो क्लास हमने क्या किया है, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ क्राउन प्रिज्म लिया, फ्लिंट प्रिज्म लिया विद दिस कंडीशन, बाय सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, एंड व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर, सो व्हाइट लाइट यहाँ पे ऐसे एंटर करेगा, उसका डिस्पर्शन होगा, डिस्पर्शन करने के बाद यहाँ पे जब वो डेविएट होगा, पहले प्रिज्म से दूसरे प्रिज्म में जाएगा, फिर से वो डेविएट होगा और डेविएट करके इस तरीके से बाहर जाएगा कि ये जो मीन कलर होगा उसका पाथ और जो ओरिजिनल रे है उसका पाथ, ओरिजिनल पाथ जो है वो एक दूसरे को कैसा रहेगा, पैरेलल, सच दैट देयर विल बी नो डेविएशन। और क्लास अगर और एक चीज़ आप देखो, सो यहाँ पे रेड ऊपर है, यहाँ पे रेड नीचे है, यहाँ पे वायलेट नीचे है, यहाँ पे वायलेट ऊपर है, मतलब क्या कि यहाँ पे जो पैटर्न था वो यहाँ पे उल्टा हो गया है। ये नेगेटिव साइन वो इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स पैटर्न इज ऑपोजिट। समझ में आ रहा है क्लास। सो ये इस तरीके से होगा। सो अब ये जो पैटर्न है ये बराबर से स्क्रीन पे फॉर्म होगा एंड देयर विल बी ओनली डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। उल्टा सोचना है क्लास, यू आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन एंड यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट, सो दिस कंडीशन विल गिव दिस रिजल्ट। इसके पहले वाला जो कंडीशन था वो इसके उल्टा रिजल्ट देगा। एम आई क्लियर? सो ये इस तरीके से होगा। सो 2-3 पॉइंट याद रखना। डायरेक्ट विजन प्रिज्म में ये जो कॉम्बिनेशन उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट विजन, जो क्या देता है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। बोलो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन हमको किस में चाहिए, स्पेक्ट्रोमीटर में, हमको स्क्रीन पे इमेज चाहिए। हमने क्या बोला है कि ये जो व्हाइट लाइट आया है उसका डिस्पर्जन होगा, वो स्प्लिट होगा 7 डिफरेंट कलर्स में, आके हिट करेगा क्राउन से, कहाँ जाएगा, फ्लिंट में,
फिर क्या होगा, उसका डेविएशन होगा। और अब डेविएशन इस तरीके से होगा कि जब ये सेकेंड सरफेस से बाहर निकलेगा, सो यहाँ पे वायलेट ऊपर जाएगा, रेड नीचे, मतलब पैटर्न उल्टा हो चुका है। और ये अभी कंबाइन होकर व्हाइट लाइन नहीं बनेगा, ये पैटर्न ही रहेगा, मतलब डिस्पर्जन है। बट इफ यू सी द मीन कलर एंड इफ यू सी द ओरिजिनल पाथ, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे डेविएशन नहीं है। एवरीथिंग हैज टू बी कंपेयर्ड विद द मीन कलर। एम आई क्लियर? सो बोलो ये जो हो रहा है इसके लिए कंडीशन क्या है, ये मतलब हमने ये वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई किया है, और जब ये वाला कंडीशन मैं यहाँ पे सेटिस्फाई करता हूँ तो मुझे ये रिजल्ट मिलता है, और ये रिजल्ट को मैं यूज़ करता हूँ किसमें, स्पेक्ट्रोमीटर में। एम आई क्लियर? बोलो यहाँ पे देर इज नो डेविएशन एंड दिस इज कंडीशन फॉर नो डेविएशन, बट इफ आई से डिस्पर्जन है तो नेट डिस्पर्जन होगा ना, देर विल बी वॉट, नेट डिस्पर्जन। अरे यस और नो? सो अगर वो नेट डिस्पर्जन को, दिस नेट डिस्पर्जन इफ आई वांट टू कैलकुलेट, सो इसका जो वैल्यू आएगा इट विल बी डेल्टा वाई इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। डेल्टा वाई क्या होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। और अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला है, ओमेगा डैश हमेशा ओमेगा से बड़ा होगा। तो बोलो अगर ओमेगा डैश ओमेगा से बड़ा है तो बोले साइन कैसा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव ना, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो पैटर्न है क्राउन का और इसका जो पैटर्न है फ्लिंट का, ये कैसा है, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर, कैन आई से यहाँ पे इसका पैटर्न और इसका पैटर्न, दे आर चेंजिंग इट्स पैटर्न ना। यहाँ पे रेड ऊपर है, वायलेट नीचे है, यहाँ पे वायलेट ऊपर है, रेड नीचे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे ऐसा होगा। सो क्लास दिस विल बी द कंडीशन, दिस विल बी द कंडीशन, ये आपको याद रखना है जब भी बोला होगा देयर इज डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। आई होप क्लास दिस इज क्लियर विथ यू। नेक्स्ट क्लास वी टॉक अबाउट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्लास क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या दिया, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास वर्क क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे दिया फ्लिंट ग्लास प्रिज्म इज जॉइंड बाय क्राउन ग्लास प्रिज्म टू प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो यही चाहिए, यस और नो? बोलो क्या बोला है, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ दिस फॉर मीन रेज आर, मीन रेज मतलब कौन सा, येलो कलर। सो हमको दिया है एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कितना, इट इज गिवन एज 1.602, और एक का दिया है कितना 1.5। अभी आपको पता चलना चाहिए, बोलो किसका ज़्यादा होता है, फ्लिंट का ना, और किसका कम होगा, क्राउन का। तो ये किसका दिया है, फ्लिंट का, इसको आप क्या लिखोगे, म्यू वाई डैश, और ये क्या होगा, म्यू वाई, दिस इज फॉर क्राउन, दिस इज फॉर व्हाट, फ्लिंट। अरे यस और नो? टेल मी व्हाट आर टेलिंग यू, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, दे वांट टू फाइंड आउट व्हाट, एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ फ्लिंट प्रिज्म इज 10 डिग्री। मतलब ये क्या दिया है, फ्लिंट का दिया है, क्या दिया है, ए डैश, 10 डिग्री दिया है, हमको ये फाइंड आउट करना है ए। सो क्लास अब बोलो उल्टा केस है ना, तो व्हाट विल बी योर फॉर्मूला, दिस विल बी ए डैश अपॉन ए, इट विल बी म्यू आई -1 अपॉन म्यू आई डैश -1। रिमेंबर दिस, व्हेन यू सॉल्व द एमसीक्यू तो हमको नेगेटिव साइन लेने का जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन है, वो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उल्टा है या तो रिवर्स है, ऐसा कुछ, वो वैल्यू में कंसिडर नहीं होगा। बोलो ए डैश कितना है अभी, ए डैश इज 10, वी नीड टू फाइंड आउट ए, व्हाट इज म्यू वाई 1.5 -1, व्हाट इज म्यू वाई डैश 1.602 -1। बोलो ये क्या हो जाएगा, सो ए विल बी, कैन आई से, अगर यहाँ पे ऐसा लिया 10 अपॉन ए, दिस विल बी वॉट 0.5 एंड दिस विल बी 0.602। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, ए विल बी वॉट, दिस विल बी 6.02 इंटू ये 2 हो जाएगा, सो दिस विल बी 12 डिग्री या तो 12.04 डिग्री। बट आपका जो आंसर दिया है वो दिया है इन टर्म्स ऑफ मिनट। सो कैन आई से 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट। सो बोलो 0.04 डिग्री, डेसिमल के आगे जो होता है वो तो वैसे ही रहने वाला है, डेसिमल के पीछे वाला जो डिग्री है उसको कन्वर्ट करना है मिनट में। सो ये कितना होगा 0.04 मिनट, ये कितना मिनट है, सॉरी 0.04 डिग्री, ये कितना मिनट है ये कैलकुलेट करना है। सो बोलो क्या हो जाएगा, दिस विल बी वॉट, एक्स विल बी, कैन आई से 2.4 मिनट। तो आपका जो आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ मिनट क्या हो जाएगा, 12 डिग्री 2.4 मिनट। This will be your answer. This is option A. So question number 15 का जो आंसर था it was also A and 16 also it is A. So this is question number 16 based on dispersion without deviation. I hope class दोनों जो केस है combination of prism का, this is very much clear with you. We are done with all the MCQs. Please go through the lecture, go through the MCQs properly and keep on revising.
Till then, bye bye.